सुबह होते होते आसमान रोशन हो उठा, जबकि भोर से पहले पूरा फैदर सिटी अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। सिल्वर मून संप्रदाय में शिष्य ये शियाओ, आज तुम्हारे दांतियान के फट जाने के कारण तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें जीवन भर हमारे सिल्वर मून संप्रदाय के आसपास, यहाँ तक कि आधा कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। लगभग 50 से 52 वर्ष की आयु के एक बुजुर्ग ने ग्रैंड एल्डर की गद्दी पर बैठे हुए कठोर स्वर में कहा। उनके आसपास कई अन्य बुजुर्ग उपस्थित थे और मुख्य गद्दी पर संप्रदाय के नेता बैठे ग्रैंड एल्डर की बातें सुन रहे थे। उनके सामने करीब 15 साल का एक युवक घुटनों के बल बैठा था। लेकिन महागुरु जी, मेरी दांतियान शक्ति औषधि उद्यान की रक्षा करते समय टूट गई, और यह आपके शिष्य झोउ यान ने एक विशेष शिष्य की मदद से मेरी दांतियान शक्ति तोड़ी। आपको उन्हें दंडित करना चाहिए, मुझे नहीं। ये शियाओ ने कहा। मौन, तुम तो पहले से ही अपाहिज हो चुके हो, कचरे का टुकड़ा हो और फिर भी यहाँ रहने के बहाने ढूंढ रहे हो। ग्रैंड एल्डर ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। मैंने संप्रदाय के लिए इतना कुछ किया और फिर भी संप्रदाय मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये शियाओ ने अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए कहा। हमने तुम्हारे बारे में हर संभव कोशिश की है, फिर भी तुम हमसे बहस करने की हिम्मत करते हो। संप्रदाय के नेता ने तुम्हें पहले ही 3000 चांदी के सिक्के दे दिए हैं, जो तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये बात तीसरे बुजुर्ग ने कही। पंथ के मुखिया एल्डर वो, मैं ये शियाओ बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, लेकिन आप इतने निर्दयी निकले, इसलिए आज से मैं ये शियाओ सिल्वर मून संप्रदाय का हिस्सा नहीं हूँ। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और संप्रदाय के निकास द्वार की ओर चलने लगा। इंतजार। ये शियाओ रुका, मुड़ा और ग्रैंड एल्डर के साथ साथ सिल्वर मून सेक्ट के नेता और अन्य कई एल्डर्स के ठंडे चेहरे को देखा। अब क्या अभी भी कुछ बताना बाकी है? ये शियाओ ने ठंडी आवाज में पूछा। बड़े बुजुर्ग ने कपड़े के एक टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम ये चांदी के सिक्के लेना भूल गए। इसे लो और चले जाओ। कोई ज़रूरत नहीं, और चिंता मत करो, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन याद रखना, एक दिन मैं ज़रूर वापस आकर अपना बदला लूँगा। ये कहकर वह मुड़ा और चला गया। जब वह जा रहा था तो उसने कई शिष्यों को उसकी ओर इशारा करते और उसका मजाक उड़ाते हुए सुना। जल्दी करो और देखो, वह लंगड़ा ये शियाओ आ रहा है। बेकार चीज़, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि इस घटना के बाद उसे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। ... ये सुनकर उसने मुट्ठी भींच ली और मन ही मन कसम खाई कि अगर उसकी शक्ति वापस मिल गई तो वह एक दिन जरूर वापस आएगा और इस संप्रदाय के इन निर्दयी शिष्यों और बुजुर्गों से बदला लेगा। ये शियाओ 15 वर्ष की आयु में सिल्वर मून संप्रदाय का एक शिष्य था, जिसकी शक्ति ची संघनन क्षेत्र के प्रथम चरण में थी। संप्रदाय में उसे एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था। वह अनाथ था। 5वें एल्डर ये फैन उसे तब संप्रदाय में लाए जब वे बाहर थे और उन्होंने उसे सड़क पर भीख मांगते देखा। उन्होंने पाया कि ये शियाओ में एक विशेषज्ञ बनने की प्रतिभा है, इसलिए वे उसे अपने साथ संप्रदाय में ले आए और उसे अपना उपनाम भी दे दिया। वह 5वें एल्डर के मार्गदर्शन में एक अच्छा जीवन जी रहा था और उसने सिल्वर मून सेक्ट को अपना घर बना लिया था। लेकिन एक दिन उसे 5वें एल्डर ये फैन की मृत्यु की खबर मिली। एल्डर ये फैन ने एक विशेष औषधीय जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए चौथे दर्जे के जादुई जानवर से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। 5वें गुरु की मृत्यु के बाद संप्रदाय में उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। उन्होंने संप्रदाय में अपना पद खो दिया और उन्हें औषधीय उद्यान में जड़ी बूटियों की देखभाल का काम सौंपा गया। संप्रदाय के अधिक शक्तिशाली शिष्य अक्सर उन्हें परेशान करते थे। इन सब के बावजूद भी उन्होंने संप्रदाय के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा, क्योंकि इस संप्रदाय ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। कल वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर, एक पहाड़ी भालू का शिकार करने के लिए ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट गया था। ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट से वापस आकर और मिशन पूरा होने की सूचना देने के बाद जैसे ही वह औषधीय उद्यान में दाखिल हुआ, उसने ग्रैंड एल्डर के शिष्य झोउ यान को देखा, जो शारीरिक शक्ति संवर्धन के 9वें चरण में था। औषधीय उद्यान से एक उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी चुरा रहा था। उसके बगल में एक और अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बदले उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका दांतियान भी टूट गया। न केवल उसका दांतियान, बल्कि कई बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां भी नष्ट हो गईं। वह अभी भी दर्द से पीड़ित था कि अचानक कानून प्रवर्तन के शिष्य और बुजुर्ग आए और उसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए संप्रदाय के नेता के सामने ले आए। वहां झोउ यान ने अपने गुरु ग्रैंड एल्डर की मदद से उसे फंसा दिया और उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया। उसने संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों को सब कुछ समझाया भी, लेकिन फिर भी किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग उनके खिलाफ थे। अचानक उन्हें याद आया कि ग्रैंड एल्डर को 5th एल्डर ये फैन से कुछ पुरानी दुश्मनी थी, और वहां मौजूद एल्डर्स ग्रैंड एल्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे, यहाँ तक कि सिल्वर मून सेक्ट के नेता भी नहीं। उन्होंने 6 वर्षों तक अपने संप्रदाय की सेवा की, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अपने ही संप्रदाय के सदस्यों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया।
इसी कारण उनके मन में सिल्वर मून संप्रदाय के प्रति घृणा का भाव भर गया। जब वह धीरे धीरे ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा था, तब उस संप्रदाय के शिष्य उसका मजाक उड़ाने में आनंद ले रहे थे। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। ताकतवर राज करते हैं जबकि कमजोर डर में जीते हैं। ताकत हासिल करने के लिए लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। अभ्यास को कई प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है और इन प्रमुख क्षेत्रों को आगे 9 लघु चरणों में विभाजित किया गया है। सिल्वर मून सेक्ट एजियो ड्रैगन कंट्री में मौजूद कई सेक्टों में से एक छोटा सेक्ट था। यहाँ शिष्यों को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था: बाहरी दरबार के शिष्य, आंतरिक दरबार के शिष्य और मुख्य शिष्य। वे शिष्य जिन्हें किसी वरिष्ठ या संप्रदाय के नेता द्वारा स्वीकार किया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष शिष्य भी कहा जाता है। ये शियाओ 5वें एल्डर के जीवित रहते हुए उनका प्रत्यक्ष शिष्य था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसे बाह्य दरबार का शिष्य बना दिया गया और उसे औषधि उद्यान में जड़ी बूटियों की देखभाल का काम सौंपा गया। वह ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की ओर चलता है क्योंकि जंगल को पार करने के बाद वह लिनस्टार शहर पहुंच सकता है। अचानक उसे अपने शरीर के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई। वह जल्दी से बाईं ओर हट गया। उसी क्षण जहां वह था, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि झोउ यान अपने 3 अन्य शिष्यों के साथ उसकी ओर आ रहा है। झोउ यान, तुम क्या चाहती हो? ये शियाओ ने कहा। हे, मैं क्या चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें पीटकर थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। ये कहकर वह अचानक हथेली से हमला करते हुए ये शियाओ की ओर दौड़ा। सुईदार ताड़! आह! जंगल में एक युवक की चीख गूंज उठी। ये शियाओ 2 कारणों से इस हथेली के हमले से बचने में सक्षम नहीं था। सबसे पहले तो वह पहले से ही घायल था और उसका दांतियान नष्ट हो चुका था। दूसरे, झोउ यान की गति बहुत तेज थी। उसने उसे बचने का मौका ही नहीं दिया। 100 नीडल पाम्प का इस्तेमाल करते हुए झोउ यान ने एक बार फिर उसकी छाती पर हमला किया। ये शियाओ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सैकड़ों सुइयां उसकी छाती में चुभ रही हों। वह पहले से ही बुरी तरह घायल था, लेकिन इस हमले के बाद उसकी चोटें और भी गहरी हो गईं। उसके घाव और भी गहरे हो गए। हे, मार खाने के बाद कैसा लग रहा है? झोउ यान ने जमीन पर लेटे हुए युवक से पूछा। बड़े भाई झोउ, चलिए हम उसे मार डालते हैं, झोउ यान के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। नहीं, अभी नहीं, मैं उसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। उसे अपने शरीर के अंगों के कटने का दर्द महसूस करने दूंगा। हा, बड़े भाई सही कह रहे हैं, झोउ यान के साथ आए शिष्यों में से एक ने कहा और ये शियाओ के पेट में लात मारी। ये शियाओ हवा में उछल गया और उसने मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी। झोउ यान, मुझे अभी मार डालो। अगर किसी भी तरह मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये शियाओ ने कहा। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। वह यहाँ से भागने का रास्ता सोचने लगा। वह एक निश्चित दिशा में दौड़ने लगा, ये सोचकर कि शायद उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह झोउ यान और उसके साथियों से छुटकारा पा सके। हे, ट्रैश, तुम कहाँ भाग रहे हो? झोउ यान उसके पीछे भागने लगी। ये शियाओ अचानक रुक गया क्योंकि उसके सामने एक गहरी खाई थी। वह एक चट्टान की चोटी पर था। अब तुम जान गए हो कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ओह, तो यहाँ एक खाई है, इसीलिए तुम अपने रास्ते में रुक गए। भागने की हिम्मत कैसे हुई? अब मर जाओ, ये कहकर झोउ यान ने उसे लात मारी। वह उड़कर खाई में जा गिरा। ये शियाओ ने झोउ यान की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और वह बेहोश हो गया। टकराना! ये शियाओ, जो बेहोश हो चुका था, लगभग 5 मीटर ऊंची घनी काली घास पर गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहने लगा। ये शियाओ के दिल से गहरे लाल रंग का खून टपक कर घोर काली घास पर गिर रहा था। काली घास का रंग पल भर में बदल गया और वह लाल रंग में रंग गई। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अचानक एक बदलाव आया। घास पर एक काली रोशनी चमकी। जो खून पहले गिरा था, वह वास्तव में उस काली गेंद में समा गया। बस ताज़ा खून सोखने के बाद वह काली गेंद अचानक कांपने लगी। कुछ समय बाद इसका रंग काले से बदलकर बहुरंगी हो गया। अचानक रंग बिरंगी रोशनी की धाराएं चारों दिशाओं में फैल गईं। फिर वह काली गेंद, जो अब रंग बिरंगी गेंद बन चुकी थी, सीधे ये शियाओ के दिल में ऐसे समा गई मानो वह जीवित हो। काली गेंद ये शियाओ के हृदय में प्रवेश कर गई और उस गेंद से बहुरंगी ऊर्जा प्रवाहित होकर उसके शरीर में समाहित होने लगी। इसके तुरंत बाद ये शियाओ का शरीर बहुरंगी प्रकाश से जगमगा उठा। बहुरंगी प्रकाश अपने साथ सघन जीवन शक्ति लेकर आया और ये शियाओ की क्षतिग्रस्त नसों की मरम्मत करने लगा। जब इसने ये शियाओ की नसों की मरम्मत की तो बहुरंगी प्रकाश उसकी नसों के माध्यम से उसके रक्त में प्रवाहित हुआ। उसके बाद इसने हड्डियों और मज्जा को उन्नत करना शुरू कर दिया। अपनी अस्थि और मज्जा को उन्नत करने के बाद यह ऊर्जा उसके दांतियान में प्रवेश कर गई। जैसे ही सघन जीवन ऊर्जा से युक्त बहुरंगी ऊर्जा उसके दांतियान में प्रवेश कर गई, उसका दांतियान भी चीख होने लगा। उनकी नाड़ियां बदल गईं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गईं। उनकी हड्डियां और मज्जा शुद्ध और उन्नत हो गईं और उनका दांतियान भी बहाल हो गया। जब ये सब हो गया तो उसके शरीर से बहुरंगी प्रकाश ऐसे गायब हो गया मानो वह कभी था ही नहीं।
उसके हृदय में स्थित बहुरंगी गोला भी अपने मूल रूप में लौट आया और एक काला गोला बन गया। ये शियाओ के शरीर से गहरे काले रंग का तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकला। ये उसके शरीर की अशुद्धियां थीं जो उसके शरीर से बाहर निकलने लगीं। डॉट 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 डॉट। धीरे धीरे ये शियाओ को होश आ जाता है। मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, हा हा, मैं मरा नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये शियाओ जोर से हंसा। ये मेरा दांतियान ठीक हो गया है, हा हा हा, अब मैं फिर से साधना कर सकता हूँ। झोउ यान, ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय प्रमुख, सब बस प्रतीक्षा करें। एक दिन मैं, ये शियाओ, वापस आऊँगा और अपना बदला लूँगा। लेकिन कैसे कैसे मेरी दंत्यान और मेरी नाड़ियाँ ठीक हो गईं, सब कुछ ठीक हो गया और पहले से भी कहीं अधिक मजबूत हो गया। ये शियाओ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर के भीतर जांच करना शुरू किया। अचानक उसने अपने दिल में कुछ देखा। अरे, ये मेरे दिल में क्या है? एक गेंद नहीं, ये तो मोती जैसा दिखता है, और इस पर यह कैसी तस्वीर उकेरी गई है? आकाशगंगा की एक तस्वीर। मुझे नहीं पता, अभी रहने दो। लेकिन यह मोती आखिर है क्या? क्या इसने मेरे दंतियन और मेरिडियन को ठीक किया? अगर ऐसा है तो यह वाकई एक खजाना है। ये शियाओ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोती को छुआ और अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गईं और जब सब कुछ स्पष्ट हुआ तो उसने खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। ये शियाओ अचानक एक खूबसूरत घास के मैदान के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक जंगल था, पहाड़ थे, एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत सुंदर फूलों से घिरा एक विशाल घास का मैदान था और शुद्ध जैड पत्थर से बना एक रास्ता था जो चारों दिशाओं में जाता था। उसने उस हरे रंग के रास्ते को देखा जो 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था। बाईं ओर जाने वाला हरा रंग का रास्ता पहाड़ों और नदियों की ओर जा रहा था। दाहिनी ओर जाने वाला हरा भरा रास्ता घने जंगल की ओर जा रहा था। उसे नहीं पता था कि पीछे की ओर जाने वाला जेड का रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और यही बात सीधे जाने वाले जेड के रास्ते पर भी लागू होती थी। वह अपने सामने के नज़ारे का आनंद लेते हुए उस हरे रंग के रास्ते पर चलने लगा जो सीधे उसी जगह से जा रहा था जहाँ वह खड़ा था। ये सब क्या हो रहा है? मैं आखिर कहाँ हूँ? ये शियाओ सोचने लगा। जब वह जागा तो उसने खुद को घोर अंधेरे में पाया जहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में उसे पता चला कि वह मरा नहीं बल्कि जीवित है और उसकी क्षतिग्रस्त नसें और दांतियन भी ठीक हो गई हैं। उसके हृदय में एक अजीब सा मोती था जिस पर किसी आकाशगंगा या ऐसी ही किसी आकृति की नक्काशी थी। जब उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसकी जांच करने की कोशिश की तो वह किसी तरह इस विचित्र दुनिया में आ गया। जब वह अभी सोच ही रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक जानकारी उभर आई। स्वर्गीय मोती, हे स्वर्गिक मोती, यह क्या है? क्या यह उस मोती का नाम है जो मेरे हृदय में है? क्या ये स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया है? मैं यहाँ कैसे आया और मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? ये वो सवाल थे जिनके बारे में वह अपने दिल में बसे मोती का नाम जानने के बाद सोचने लगा। वह लगभग 2 से 3 घंटे तक हरे भरे रास्ते पर चलता रहा और फिर सड़क के अंत में उसे एक 9 मंजिला पैगोडा दिखाई दिया। वह 9 मंजिला पैगोडा के सामने से गुजरा और उसने पैगोडा के द्वार के बाईं ओर लगभग 1 मीटर ऊंचा एक पत्थर का स्तंभ देखा। उस स्तंभ के शीर्ष पर एक हाथ के निशान की आकृति बनी हुई थी। जब उसने हाथ के निशान की छवि देखी तो उसने गौर किया कि उसकी ऊंचाई, लंबाई और यहाँ तक की मोटाई भी उसके अपने हाथ के समान है। क्या मुझे इस हाथ के निशान की छवि पर अपना हाथ रखना होगा? इस बारे में सोचने के बाद उसने अपना हाथ उस जगह पर रखा जहाँ हाथ के निशान की छवि थी और तभी एक परिवर्तन हुआ। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी समा रही हो और उसके मन में एक आवाज़ गूंज उठी। स्वर्गीय मोती के उत्तराधिकारी, स्वर्ग पर शासन करने के लिए नियत। चूंकि आप दिव्य मोती के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आज से आप अपने परिश्रम से अपना भाग्य स्वयं बनाएंगे। आपको किसी के सामने सिर झुकाने की अनुमति नहीं है। आप स्वयं और अपने भाग्य के स्वामी हैं। याद रखें, किसी को भी आपको नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं, स्वर्ग को भी नहीं। मुझे नीचा दिखाने का किसी को कोई अधिकार नहीं, स्वर्ग को भी नहीं। ये शियाओ ने ये वाक्य बुदबुदाते हुए कहा और उसका खून खौल उठा, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने आकाश की ओर देखते हुए जोर से कहा, हाँ, मैं, ये शियाओ, अपने भाग्य और स्वयं का स्वामी हूँ। मुझे नीचा दिखाने का किसी को कोई अधिकार नहीं और मार्शल आर्ट के शिखर की ओर मेरे मार्ग में बाधा डालने का भी किसी को कोई अधिकार नहीं। यदि शैतान मेरे मार्ग में बाधा डालते हैं तो मैं शैतान के 1000 टुकड़े कर दूंगा। यदि देवता मेरे मार्ग में बाधा डालते हैं तो मैं देवताओं को मार डालूंगा और यदि स्वर्ग मेरे मार्ग में बाधा डालते हैं तो मैं, ये शियाओ, स्वर्ग को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद वह शांत हो गया और अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। चुर चुर। उसने दरवाजे की ओर देखा और उसकी ओर चलने लगा। 9 मंजिला पैगोडा के दरवाजे के सामने पहुंचकर वह रुक गया और अंदर देखा। वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? वह इस बारे में सोचता है और फिर निर्णय लेता है। छोड़ो इसे, चूंकि मैं दिव्य मोती का उत्तराधिकारी हूँ इसलिए मैं इसकी जांच करूंगा।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजा पार करके 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल में प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि अचानक उसके सामने तेज रोशनी चमकी। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि उस फर्श पर एक कड़ाही के अलावा कुछ भी नहीं था। कड़ाही के चारों ओर एक अजगर चक्कर लगा रहा था। ये शियाओ धीरे धीरे कड़ाही की ओर बढ़ा और जैसे ही वह कड़ाही को छूने वाला था, उसके दिमाग में एक बार फिर बहुत सारी जानकारी कौंध गई। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पाया कि 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर समय बाहर की तुलना में धीमी गति से चलता है। यहाँ 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में, यहाँ समय बाहर की तुलना में 3:1 के अनुपात में चलता है। ये जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इस मीनार की सहायता से वह बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना तेजी से साधना कर सकता है। और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की तुलना में कहीं अधिक सघन है। और यहाँ से प्राप्त जानकारी के माध्यम से ये जियाओ को पता चला कि फर्श के बीच में मौजूद कड़ाही में 3 प्रकार की यादें संग्रहित हैं और वह इन यादों को अपनी खुद की यादों के रूप में उपयोग कर सकता है। उसने जल्दी से कड़ाही का ढक्कन खोला और 3 अलग अलग अवरोधों के अंदर 3 प्रकार की चमकदार रोशनी देखी। प्राप्त जानकारी के आधार पर उसे पता चला कि अवरोध से घिरी लाल रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन औषधि देवता द्वारा की गई रसायन विद्या की स्मृति समाहित है। अवरोध से घिरी नीले रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन औषधि देवता द्वारा की गई औषधियों की स्मृति समाहित है। और अंत में अवरोध से घिरी बैंगनी रंग की चमकदार रोशनी में एक प्राचीन औषधि देवता द्वारा की गई औषधियों के निर्माण की स्मृति समाहित है। और प्राचीन देवताओं की यादों के अलावा वहाँ एक और चीज़ मौजूद थी और वह थी ड्रैगन के कड़ाहे के अंदर तैरती हुई प्रकाश की एक छोटी सी गेंद। ये शियाओ को कड़ाही के अंदर तैरते उस छोटे से प्रकाश के गोले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए वह उस छोटे से प्रकाश के गोले को लेकर थोड़ा असमंजस में था। कुछ देर सोचने के बाद उसने सावधानी से अपना हाथ उस छोटे से प्रकाश के गोले की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां प्रकाश के गोले को छुईं, ये शियाओ को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा क्योंकि भारी मात्रा में जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। ये शियाओ अपनी इच्छाशक्ति के बावजूद अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। दर्द काफ़ी देर तक बना रहा और फिर ये शियाओ के दिमाग में कुछ नया विचार आया। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ये शियाओ को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में जो चीज़ प्रकट हुई थी वह एक साधना विधि थी जिसे 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक कहा जाता है। ये दुनिया, जिसे एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, साधना की दुनिया थी जहां हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था और खुद को मजबूत बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर रहता था। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने की विधि को साधना विधि कहा जाता था। शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके शक्तिशाली आक्रमण करने की तकनीक को मार्शल आर्ट तकनीक या युद्ध कौशल कहा जाता था। चाहे साधना तकनीक हो या युद्ध कौशल, इन सभी को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: पीला, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग, जिसमें पीला स्तर सबसे निचला और स्वर्ग स्तर सबसे ऊंचा था। प्रत्येक स्तर को आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न, मध्यम और उच्च। जब महाद्वीप पर सभी साधना विधियां साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती हैं और शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से संचित हो जाती है, तब वे आध्यात्मिक ऊर्जा के बंधनों को तोड़कर संचार कर सकते हैं और फिर वे उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये शियाओ को यह नहीं पता था कि 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक किस स्तर की मानी जा सकती है और न ही इस पर कुछ लिखा था। इसमें केवल विधि और उसके उपयोग का उल्लेख था। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक में कुल 9 परतें होती हैं। जब कोई 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत का अभ्यास करता है तो वह अपने चेतना सागर में एक वास्तविक ड्रैगन का निर्माण कर सकता है और यहाँ तक कि ड्रैगन की क्षमताओं का उपयोग स्वयं भी कर सकता है। जब कोई 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को चरम सीमा तक पहुंचाता है तो वह प्रगति कर सकता है और अपने चेतना सागर में दूसरे ड्रैगन का निर्माण कर सकता है और फिर 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की दूसरी परत का अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक का अभ्यास करने से किस प्रकार का ड्रैगन बनेगा, ये व्यक्ति के भाग्य पर निर्भर करता है। यह एक शक्तिशाली ड्रैगन भी हो सकता है और एक साधारण ड्रैगन भी हो सकता है। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक में साधना के दौरान कोई बाधा नहीं थी, जिसका अर्थ ये भी था कि चाहे किसी भी कारण से उसकी साधना रुक जाए, इस साधना पद्धति से सब कुछ ठीक था। इस साधना विधि के बारे में पढ़कर ये शियाओ अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे इस प्रकार की साधना तकनीक प्राप्त हो सकेगी। उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक एक प्रसिद्ध पौराणिक अमर स्तर की तकनीक है जो स्वर्ग स्तर की तकनीकों से एक स्तर ऊपर है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश की। झोउ यान द्वारा अपमानित होने और सिल्वर मून संप्रदाय से निकाले जाने के बाद उसे आखिरकार शक्ति का महत्व समझ में आ गया था। जब उसकी भावनाएं पूरी तरह शांत हो गईं, तो ये शियाओ 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर पालथी मारकर बैठ गया।
उसके हाथ धीरे धीरे नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के निर्देशों के अनुसार मुद्राएं बना रहे थे। जब उसके दांतियान की मरम्मत हो गई तो वह शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र के केवल प्रथम चरण में था। उस मुहर के बनने के बाद आसपास के क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आने लगा। उसका शरीर चुंबक की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। जब स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई तो वह उनकी नसों का अनुसरण करते हुए उनके दंतियन तक ऐसे बह गई जैसे कोई नदी समुद्र में समा गई हो। उसके दांतियान के भीतर पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बादल मौजूद था। नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक का पालन करते हुए बादल धीरे धीरे बड़ा होता गया। ठीक वैसे ही जैसे किसी घड़े में जब बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है तो वह टूटकर बिखर जाता है। ऊर्जा के बादल के बिखरने के बाद ये शियाओ के दांतियान में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकलने लगी और उसकी नसों में पीछे की ओर बहने लगी। जैसे ही दांतियान में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में वापस प्रवाहित हुई, ये शियाओ की नसें नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फैलने लगीं। नसों के फैलने के साथ साथ ये शियाओ का शरीर लगातार मजबूत होता गया। आधी अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके दांतियान में वापस आ गई और आध्यात्मिक ऊर्जा का ये बादल पहले से कई गुना बड़ा था। ये शियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास से अपने दांतियान को देखा। उसने अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र का तीसरा चरण। वह सीधे शरीर को मजबूत करने के प्रथम चरण से तीसरे चरण में पहुंच गया। उफ, बूम! एक जोरदार मुक्के के साथ 9 मंजिला पैगोडा की पूरी पहली मंजिल में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। ये सोचना भी असंभव है कि शरीर को मजबूत करने के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके किसी व्यक्ति के पास इतनी अपार शक्ति हो सकती है। मेरे लिए छठे या सातवें चरण के शरीर को मजबूत करने वाले योद्धाओं का सामना करना कोई मुश्किल बात नहीं है। शांत होने के बाद उसने 9 ड्रैगन सार्वभौमिक संचार तकनीक का अभ्यास शुरू किया। अब वह अपने चेतना सागर में एक वास्तविक ड्रैगन का निर्माण करना चाहता था, क्योंकि वास्तविक ड्रैगन का निर्माण करने के बाद ही वह और अधिक शक्तिशाली बन सकता था। उसे जीवन रक्षक क्षमताएं प्राप्त हो सकती थीं और वह और भी तेजी से साधना कर सकता था। 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक की प्रत्येक परत का अपना लाभ है। जब उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार शुरू किया और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक संचार तकनीक के अनुसार हस्त मुद्रा बनाई तो उनकी चेतना के सागर में एक ड्रैगन की काल्पनिक रूपरेखा उभरने लगी। ये देखकर वह तुरंत उत्साहित हो जाता है। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत का अभ्यास करने से किस प्रकार का ड्रैगन बनेगा? अरे छोड़ो भी, उम्मीद है कि वो बहुत शक्तिशाली ड्रैगन हो ताकि मेरी ताकत फिर से बढ़ जाए। और हाँ, ड्रैगनों की कुछ खास शक्तियाँ भी होती हैं। उससे मुझे किस तरह की शक्तियाँ मिल सकती हैं? कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर शांत हो गया और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के अनुसार ड्रैगन का आकार बनाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ काल्पनिक अजगर धीरे धीरे वास्तविक लगने लगा। पहले उसकी पूंछ बनी, फिर पेट, उसके बाद पंख और पंजे, और धीरे धीरे अजगर का सिर बनने के बाद उसके पूरे शरीर पर अनगिनत शल्क भरने लगे। न जाने कितने समय बीतने के बाद आखिरकार काल्पनिक अजगर ठोस रूप लेने लगा और वास्तविक बन गया। ये शियाओ इस समय बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर होकर 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक का लगन से अभ्यास कर रहा था। सिल्वर मून संप्रदाय। क्या गुरुजी, क्या ये सच है कि हमारे नीले ड्रैगन देश के शाही शहर के शीर्ष संप्रदाय एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और शीर्ष 10 को अपनी पसंद का संप्रदाय चुनने का अधिकार होगा? झोउ यान ने अपने सामने एक आलीशान कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति से धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। वह सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मायाफेई थे। जी हाँ, 1 महीने बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। हमें प्रतियोगिता से कम 2 दिन पहले वहां पहुंचना होगा। आखिर हमें प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण भी कराना है। पंजीकरण प्रतियोगिता शुरू होने से 24 घंटे पहले समाप्त हो जाएगा। याद रखें, प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करें और प्रतियोगिता के आयोजकों या वहां मौजूद संप्रदाय के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करें। प्रतियोगिता में शीर्ष 100 प्रतिभागी शाही शहर के 5 महान संप्रदायों में प्रवेश करेंगे और शीर्ष 10 प्रतिभागियों को अपनी पसंद के संप्रदाय को चुनने का अधिकार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में अपने शिष्य झोउ यान को बताते हुए ग्रैंड एल्डर का उत्साह बढ़ता ही गया। जी स्वामी, मैं प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में अवश्य आऊंगा। अच्छा जी स्वामी, एक और बात, हम शाही शहर के लिए कब निकलेंगे? हम लगभग आधे महीने बाद हम अपने सिल्वर मून संप्रदाय के 9 अन्य उत्कृष्ट शिष्यों के साथ उड़ने वाले जादुई जानवर पर सवार होकर अपने संप्रदाय से प्रस्थान करेंगे। शाही शहर पहुंचने में लगभग 10 दिन लगेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से 5 दिन पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। ग्रैंड एल्डर मायाफेई ने चाय की एक घूंट लेते हुए यह बात कही। जी गुरुजी, मैं समझ गया। झोउ यान ने अपने गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के सामने दोनों हाथों को जोड़कर यह बात कही। हम अब जाओ,
अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और इन 10 दिनों में ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करो। यह अवरोध भेदने वाली गोली लो, मैं इन 10 दिनों में तुम्हारी यथासंभव मदद करूंगा, ग्रैंड एल्डर ने कहा और जोहू यान की ओर एक दवा की बोतल फेंक दी। जोहू यान ने उत्साह से दवा की बोतल पकड़ी, ग्रैंड एल्डर को प्रणाम किया और चली गई। 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर ये शियाओ 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहा था और हस्त मुद्राएं बना रहा था। गर्जन, ये शियाओ की चेतना के पूरे सागर में अचानक एक भयंकर ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। क्या असली ड्रैगन ऐसा दिखता है? ये शियाओ, जो अपना पहला ड्रैगन बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, ने अपने चेतना सागर में झांका और उसे एक पौराणिक दिव्य प्राणी, एक असली ड्रैगन, अपने पंख फैलाए हुए पूरे चेतना सागर में घमंड से उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस अजगर का शरीर पूरी तरह से काला था और उसकी काली खाल पर सुनहरी सुंदर धारियां खुदी हुई थीं। वह देखने में उतना ही प्रभावशाली लग रहा था जितना कि किसी पौराणिक और वास्तविक अजगर को होना चाहिए। अचानक उस अजगर ने ये शियाओ को देखा, वह उसकी ओर उड़ने लगा और उसके सामने आ गिरा। ये शियाओ के मन में वह दृश्य ऐसा था मानो कोई देवता उसके सामने अवतरित हो गया हो। अजगर ने अपनी बड़ी सुनहरी आंखों से ये शियाओ की आंखों में देखा और अचानक उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और ये शियाओ के माथे के बीचों बीच समा गई। ये शियाओ दर्द से कराह उठा और एक बार फिर उसके दिमाग में कुछ जानकारी उभर आई। स्वर्ग को निगलने वाला दिव्य अजगर स्वर्ग और पृथ्वी को निगलकर अपने लिए उपयोग करता है। स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य अजगर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक दिव्य अजगर था। पौराणिक कथाओं का अजगर, ये सब कुछ निगल सकता है। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य अजगर निगल न सके। ये स्वर्ग और पृथ्वी को भी निगल सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष शर्त है। इसमें कई क्षमताएं हैं, लेकिन ये शियाओ स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन की केवल 2 क्षमताओं का ही उपयोग कर सकता है। सबसे पहले भक्षण क्षमता की बात करें तो चूंकि ये शियाओ की ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी, इसलिए वह केवल सीमित चीजों का ही भक्षण कर सकता था। लेकिन इसका एक फायदा ये था कि जब वह किसी को मारता था तो वह उस व्यक्ति की 30% आध्यात्मिक ऊर्जा का भक्षण कर सकता था, लेकिन शर्त ये थी कि उसे पहले मारना होगा और फिर भक्षण करना होगा। दूसरा, वह अपनी पीठ के पीछे अजगर के पंखों की एक जोड़ी बना सकता है और उसे अपने स्वयं के पंखों के रूप में उपयोग कर सकता है। वह इन पंखों का उपयोग करके उड़ सकता है और हमला कर सकता है। सामान्यतया केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ ही उड़ सकता है, लेकिन अब ये शियाओ स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के पंखों का उपयोग करके उड़ सकता है। ये शियाओ को ये 2 शक्तियां पाकर बहुत खुशी होती है। वह मारने के बाद व्यक्ति की 30% आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, बेशक वह निर्दोषों को नहीं मारेगा। और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत का अभ्यास करने के बाद वह इस दुनिया में किसी भी ऐसी चीज को ग्रहण कर सकता है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। आखिरकार जिसे भी इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हो, वह निश्चित रूप से अत्यधिक उत्साहित हो जाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के पास कई अद्भुत क्षमताएं हैं, लेकिन ये शियाओ अपनी शक्ति की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद वह चेतना के सागर से बाहर निकल आया। ये शियाओ ने अपनी आंखें खोलीं और 3 अलग अलग प्राचीन देवताओं की 3 यादें देखीं। कितनी अफसोस की बात है, अभी मुझ में इतनी ताकत नहीं है, वरना मैं कम से कम 3 यादों में से एक को अपने साथ जोड़ सकता था। 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर आने के बाद उसे जो जानकारी मिली उससे उसे पता चला कि यदि वह 3 प्राचीन देवताओं की यादें प्राप्त करना चाहता है तो उसे अवरोध को खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होगी। प्राचीन औषधि देवता की स्मृतियों के अवरोध को खोलने के लिए उसे कम से कम ची संघनन क्षेत्र के प्रथम चरण की शक्ति की आवश्यकता थी। प्राचीन निर्माण देवता की स्मृतियों की बाधा को खोलने के लिए उसे कम से कम उत्पत्ति कोर क्षेत्र के प्रथम चरण की शक्ति की आवश्यकता थी। प्राचीन शिलालेख देवता की स्मृतियों की बाधा को खोलने के लिए उसे कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र के प्रथम चरण की शक्ति की आवश्यकता थी। फिलहाल ये शियाओ केवल शरीर को मजबूत बनाने के तीसरे चरण में था। अगर उसे तीनों में से किसी भी अवरोध को खोलना था तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी और शक्ति प्राप्त करनी होगी। नीले आकाश महाद्वीप में केवल शक्ति ही मायने रखती है। आपकी पहचान कितनी भी महान क्यों ना हो, यदि आप में शक्ति नहीं है तो आपका भाग्य बलवानों द्वारा कुचले जाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ, यह एक अलग बात है यदि आप में पर्याप्त शक्ति न हो लेकिन आपके पीछे एक शक्तिशाली समर्थक हो। ये शियाओ ने निराशा में अपना सिर हिलाया और 9 मंजिला पैगोडा से बाहर निकल गया। एक बार फिर उसके सामने एक विशाल और सुंदर दुनिया प्रकट हुई। पत्थर के स्तंभ पर हाथ रखने के बाद उसे जो जानकारी मिली उससे उसे पता चला कि इस विशाल संसार और यहाँ तक कि 9 मंजिला पैगोडा का उपयोग भी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है। वह यहाँ स्वर्गीय मोती के संसार में एक जादुई जीव को भी पाल सकता है। वह जड़ी बूटियां लगा सकता है, उन्हें उगा सकता है और यहाँ तक कि स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में उनका और अधिक प्रजनन भी कर सकता है। एज्योर स्काई कॉन्टिनेंट में एक स्टोरेज बैग नाम का उपकरण है।
अगर कोई चाहे तो इस स्टोरेज बैग में कई चीज़ें स्टोर कर सकता है। साथ ही एक स्पेशल रिंग भी है जिसमें कई चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं और इसे उंगली में पहना जा सकता है। लेकिन स्पेशल रिंग बहुत दुर्लभ हैं और इनकी कीमत भी आसमान छू रही है, इसलिए बहुत कम लोग ही इन्हें खरीद सकते हैं। यदि कोई जीवित पौधे या जड़ी बूटी को संग्रहित करना चाहता है तो उसे जीवन स्थानिक वलय नामक एक विशेष स्थानिक वलय की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सामान्य स्थानिक वलय की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ और महंगा होता है। ये शियाओ बहुत उत्साहित था। वह बीच बीच में जोर जोर से हंसता और आसमान की ओर चिल्लाता रहता था। अगर वहाँ कोई और आदमी मौजूद होता तो वह ये शियाओ को पागल कहता। मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? ये शियाओ जब ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें धुंधली हो गईं और जब उसके आसपास सब कुछ फिर से स्पष्ट हुआ तो उसने खुद को घोर अंधेरे में पाया। उसे पता था कि वह उसी खाई के तल पर है जिसे उसने पहले ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की चट्टान से देखा था। अचानक ये शियाओ की पीठ पर सुनहरे रंग की सुंदर नक्काशी वाले काले अजगर के पंख प्रकट हुए। उसने अपने अजगर के पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ने लगा। जब वह चट्टान की चोटी पर पहुंचा तो वह नीचे उतरने लगा और जोर जोर से हौंफने लगा। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं ड्रैगन विंग्स का उपयोग लंबे समय तक नहीं कर सकता। कुछ देर सांस रोककर रखने के बाद उसने एक बार फिर लिन स्टार सिटी की अपनी यात्रा शुरू की। धमाका! जैसे ही वह लिन स्टार सिटी की ओर बढ़ रहा था उसने एक विस्फोट की आवाज़ सुनी। क्या वहाँ कोई लड़ रहा है? चलो जाकर देखते हैं। युद्ध की आवाज़ों का पीछा करते हुए ये शियाओ जंगल में एक स्थान की ओर बढ़ा। उसके सामने चल रही लड़ाई करीब आती जा रही थी। लकड़ियाँ और पत्थर चारों ओर उड़ रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि लड़ाई कितनी भीषण रही होगी। कुछ ही समय बाद ये शियाओ की नज़र के सामने एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। ये 3 मीटर लंबा भालू के आकार का जादुई जानवर था जिसका शरीर मजबूत था और उस पर घने भूरे रंग के बाल थे। अत्याचारी भालू! ये शियाओ इतना चौंक गया कि उसकी आंखें फटी रह गईं। ये वास्तव में एक हिंसक भालू था। अत्याचारी भालू तीसरे दर्जे का जादुई जीव था। तीसरे दर्जे के जादुई जीव ओरिजिन कोर दायरे के विशेषज्ञों के समकक्ष थे। ये शियाओ को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस अत्याचारी भालू से कौन लड़ रहा था। वह 16 या 17 वर्ष की एक युवती थी। उसने हरे रंग की फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे हाथ, लंबी टांगें और उभरे हुए स्तन, कुल मिलाकर उसका शरीर एकदम परिपूर्ण था। ये दुनिया कितनी अजीब है। ये शियाओ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ हो रहा है वह सच है। उसने आसपास का ध्यान से जायजा लिया और पुष्टि की कि लड़की सचमुच अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। यह मानना मुश्किल था कि 16 से 17 साल की लड़की में ओरिजिन कोर दायरे की शक्ति हो सकती है। ये शियाओ को हार का एहसास हुआ। गर्जन! अत्याचारी भालू ने अपनी छाती पीटते हुए अपने पंखे जैसे हाथों से लगातार हमला किया। हर बार जब वह जमीन पर उतरता तो या तो कोई पेड़ टूट जाता या जमीन में गहरा गड्ढा बन जाता। वह युवती एक कोमल तितली की तरह फुर्ती से हमले से बच निकली। उसके हाथ में पन्ना हरे रंग की एक लंबी तलवार थी। अपनी सफ़ेद कलाई को हल्के से हिलाते हुए उसने तलवार की तीव्र ऊर्जा को अत्याचारी भालू की कमजोर आंखों, पेट और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर लक्षित किया। टकराना! अत्याचारी भालू एक घने पेड़ पर तलवार की शक्ति से चकनाचूर हो गया। वह पेड़ कई टुकड़ों में बिखर गया। कुछ समय बाद अत्याचारी भालू का शरीर अलग अलग गहराई के घावों से भर गया था। टपकते खून ने उसके फर को लाल रंग से रंग दिया था। अंधेरे में छिपा ये शियाओ ने चुपके से सिर हिलाया और साथ ही मन सोचा, आह, वह मुझसे सिर्फ 1 या 2 साल बड़ी है और वह पहले से ही ओरिजिन कोर रियल्म की विशेषज्ञ है। जब लोग एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं तो वाकई गुस्सा आता है। मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। युवा लड़की ने हल्के से भौहें चढ़ाते हुए हाथ में तलवार लिए अत्याचारी भालू की ओर कूच किया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में प्रवाहित किया और तलवार पर सफ़ेद बर्फ की एक परत जम गई। जैसे ही अत्याचारी भालू हमला करने ही वाला था, युवती के हाथ में मौजूद हरी लंबी तलवार एक टूटते तारे की तरह चमकी। सू की आवाज़ के साथ वह भालू के दोनों पंजों को भेदते हुए दूसरे पक्ष के पेट में जा घुसी। वाह, तलवारबाजी की कला! ये शियाओ प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अत्याचारी भालू आंखें फाड़कर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह युवती अत्याचारी भालू के पास गई और उसके सिर से उसका कंकाल निकाला और लगभग 15 मिनट आराम करने के बाद वह चली गई। उस युवती के जाने के बाद ये शियाओ घने पेड़ के पीछे से निकला और धीरे धीरे अत्याचारी भालू के शव के पास पहुंचा। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अत्याचारी भालू के शव को घेर लिया और उसे 9 मंजिला पैगोडा के पहले तल पर रख दिया। ये शियाओ की शक्ति की कमी के कारण बाकी 8 मंजिलें अभी भी उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। जैसे जैसे वह साधना करके 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के अगले स्तर तक पहुंचेगा, वह 9 मंजिला पैगोडा की अगली मंजिल में प्रवेश कर सकेगा। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की 9 परतें 9 मंजिला पैगोडा की 9 मंजिलों के अनुरूप हैं।
जैसे जैसे वह 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की विभिन्न परतों का अभ्यास करता है, वह 9 मंजिला पैगोडा की संबंधित मंजिल में प्रवेश कर सकता है और उस मंजिल का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। मैं अत्याचारी भालू के शव को काफ़ी अच्छे दामों में बेच सकता हूँ, हाँ हाँ। अत्याचारी भालू के शव को सुरक्षित रखने के बाद जैसे ही वह जाने लगा, उसने कुछ दूरी पर एक अपेक्षाकृत अस्पष्ट गुफा देखी। मरे हुए अत्याचारी भालू के बारे में सोचते हुए उसे एक अस्पष्ट सा जवाब सूझा। यही गुफा अत्याचारी भालू का घर थी। ये शियाओ सावधानीपूर्वक गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसे एक शुद्ध सुगंध का अनुभव हुआ। ये शियाओ ने भौहें चढ़ाकर आगे बढ़ना शुरू किया। 10 मीटर चलने के बाद उसकी नज़र एक गुफा के अंदर एक साधारण सी गुफा पर पड़ी। गुफा का तापमान काफ़ी कम था और ज़मीन पर कुछ लताएं गुफा की दीवारों पर चढ़ रही थीं। एक लता पर लगा एक गहरा लाल फल उसकी नज़र में आया। यह क्या है? ये शियाओ चौंक गया, फिर धीरे धीरे बेल की ओर बढ़ा। फल शिशु की मुट्ठी जितना बड़ा था और चमक रहा था। ये शियाओ फल से निकलती आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का सा अंश स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट, वे तीनों शब्द तुरंत उसके दिमाग में आ गए। उसे स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट की शक्ल धुंधली सी याद थी। जब उसने सिल्वर मून सेक्ट के औषधालय में जड़ी बूटियों की देखभाल करना शुरू किया था, तब उसने एक बार इस स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट को औषधालय में देखा था। इस प्रकार का फल अत्यंत दुर्लभ था और इसकी रक्षा एक शक्तिशाली जादुई जानवर करता था। यदि ची संघनन क्षेत्र के प्रथम चरण का कोई विशेषज्ञ आत्मा उत्पत्ति फल को निगल लेता, तो वह सीधे 3 या 4 स्तर ऊपर चढ़कर ची संघनन क्षेत्र के चौथे या 5वें चरण में पहुंच जाता। ये शियाओ इस समय केवल शरीर को मजबूत करने के तीसरे चरण में था। यदि वह इस आत्मा उत्पत्ति फल को निगल लेता, तो वह किस स्तर तक पहुंच जाता? इस बारे में सोचते हुए उन्होंने बड़ी सावधानी से स्पिरिट ओरिजिन फल को चुनकर उसकी बेल बनाई। उससे एक हल्की और मनमोहक सुगंध फैल रही थी। ये शियाओ तुरंत पालथी मारकर जमीन पर बैठ गया और उसे निगल लिया। इसके तुरंत बाद स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट में समाहित आध्यात्मिक शक्ति ये शियाओ के अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। उसका पूरा शरीर घनी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। ये शियाओ ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया, फल की ऊर्जा के आध्यात्मिक सार को अपने शरीर में प्रवाहित होने के लिए निर्देशित किया, ताकि वह अवशोषित और परिष्कृत हो सके। मैं लापरवाह था। ये शियाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट की ऊर्जा से फटने वाला है। ये फल केवल ची संघनन स्तर के साधक ही खाने की हिम्मत करते थे, लेकिन शरीर को मजबूत करने के तीसरे स्तर के ये शियाओ ने इसे बिना पलक झपकाए निगल लिया। उसने जल्दी से 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक की पहली परत का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद ही उसका दर्द कम होने लगा। गर्जन, उसके चेतना सागर के भीतर से एक भयंकर गर्जना हुई और स्पिरिट ओरिजिन फल से निकलने वाली सारी आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन द्वारा समाहित कर ली गई। कुछ समय बाद स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन द्वारा समाहित की गई वह सारी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी और वह उसे धीरे धीरे अवशोषित करने लगा। कुछ समय के बाद धमाका, शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र का चौथा चरण, शरीर को मजबूत करने के क्षेत्र का 5वां चरण, शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र का 6ठा चरण। न जाने कितने समय बीतने के बाद वह लगातार प्रगति करता रहता है और शरीर के सुदृढ़ीकरण के शिखर पर पहुंचने के बाद ही रुकता है। शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र का 9वां चरण। ये शियाओ तुरंत उत्साहित हो गया। उसने एक ही छलांग में शरीर को मजबूत करने के तीसरे चरण से 9वें चरण तक पहुंच गया। एक ही स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट के कारण उसकी शक्ति में बहुत कम समय में ही जबरदस्त वृद्धि हो गई। इसके अलावा ये शियाओ को यह भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। अब उसे ची संघनन क्षेत्र के द्वितीय चरण के साधक से लड़ने का आत्मविश्वास आ गया है। ये शियाओ वहां ज्यादा देर नहीं रुका, वह उठा और लिन स्टार सिटी की ओर चल पड़ा। पूरे 3 दिन पैदल चलने के बाद उसने ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट को पार किया और लिन स्टार सिटी पहुंचा। शियाओ शहर के द्वार से होते हुए शहर में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह एक दिशा में चलने लगा। लगभग 15 मिनट चलने के बाद ये शियाओ एक विशाल इमारत के सामने रुक गया। खजाना संग्रह मंडप। ये शियाओ के सामने स्थित आलीशान इमारत खूबसूरती से सजी हुई थी और लिन स्टार सिटी के सबसे बेहतरीन इलाके में स्थित थी। इसे देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि यह कोई सामान्य व्यवसाय नहीं था। ये शियाओ बड़े बड़े कदमों से अंदर दाखिल हुई। ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन एजियो ड्रैगन कंट्री में एक शक्तिशाली संगठन के अधीन एक व्यवसाय है और एजियो ड्रैगन कंट्री के हर शहर में इसकी शाखाएं हैं। खजाना इकट्ठा करने के अलावा ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन कई खजाने बेचता भी है। अतिथि, क्या आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है? ये शियाओ अभी अभी खजाना संग्रहण मंडप में दाखिल ही हुआ था कि एक परिचारक उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा और उसने पेशेवर मुस्कान बिखेरी। मैं तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का शव बेचना चाहता हूँ, ये शियाओ ने खजाना संग्रहण मंडप के परिचारक से कहा। तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का शव बेचो। परिचारक ने ये शियाओ को सिर हिलाकर सहमति दी और उसे खजाना संग्रहण मंडप की दूसरी मंजिल पर ले जाकर एक काउंटर के सामने खड़ा कर दिया।
महोदय, आप क्या बेच रहे हैं? काउंटर के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शांत भाव और भावहीन चेहरे के साथ खड़ा था। ऊर्जा संघनन क्षेत्र का 5वां चरण। ये शियाओ की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार के साथ ही उसने पहले ही मौके पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की साधना को देख लिया। तीसरे दर्जे के जादुई जानवर का शव, ये शियाओ ने दृढ़ता और निर्णायक स्वर में बोलते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं। क्या ये तीसरे दर्जे के जादुई जीव का शव है? ये शियाओ की बात सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया और उसने पूछा, अतिथि, क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस प्रकार के जादुई जानवर का शव बेच रहे हैं? ये शियाओ ने अत्याचारी भालू के शव को उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने रख दिया। स्थानिक अंगूठी। अत्याचारी भालू के शव के अचानक प्रकट होने से अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौंक गया और सहज रूप से ये शियाओ की उंगली की ओर देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप में प्रवेश करने से पहले ये शियाओ ने अपनी उंगली में एक सामान्य अंगूठी पहनी हुई थी ताकि अगर वह स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया से कुछ भी बुलाता है तो लोग ये सोचें कि उसके पास एक स्थानिक अंगूठी है। और अब यह तरीका वाकई कारगर साबित हुआ। उसके सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लगा कि उसके पास स्पेस रिंग है और इसीलिए वह अचानक टायरेंट बेयर के शव को प्रकट करने में सक्षम हो गया। अतिथि, इस अत्याचारी भालू के शव में कोई पशु तत्व नहीं है और चूंकि यह तीसरे दर्जे का जादुई जानवर है, इसलिए हम आपको 1 लाख चांदी के सिक्के देंगे। क्या ये ठीक है, महोदय? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये शियाओ की ओर देखते हुए कहा। ठीक तो है, ये लीजिए 1 लाख चांदी के सिक्के। अतिथि, क्या आपको किसी और चीज़ में हमारी मदद चाहिए? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये शियाओ को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देते हुए कहा। ये शियाओ ने खुशी खुशी चांदी के सिक्के स्वीकार किए और कहा, नहीं धन्यवाद। फिर वह मुड़कर चला गया। ये शियाओ को खजाना संग्रहण मंडप का द्वार पार करते हुए देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और फिर परिचारक से कहा, क्या देख रहे हो, जाओ काम करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। जी हाँ, धन्यवाद सीनियर ली, परिचारक ने कहा और चला गया। खजाना इकट्ठा करने वाले मंडप से निकलने के बाद ये शियाओ ने एक सराय ढूंढी, एक कमरा बुक किया और बिस्तर पर लेट गया और पिछले 5 दिनों में हुई सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। पहले झोउयान ने औषधीय उद्यान से एक जड़ी बूटी चुराई, फिर उसने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद झोउयान और उसके गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मा याफेई ने उसे फंसाया और संप्रदाय से निकाल दिया। जब वह लिन स्टार सिटी पहुंचने के लिए जंगल में चल रहा था, तब झोउयान ने उस पर फिर से हमला किया और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। वहां उसे स्वर्गीय मोती नामक एक अनमोल वस्तु प्राप्त हुई। फिर स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया, 9 मंजिला पैगोडा और 3 प्राचीन देवताओं की 3 स्मृतियां, 9 ड्रैगन, सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक, स्वर्ग भक्षण करने वाला दिव्य ड्रैगन और उसकी दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। जब वह खाई से बाहर आया तो उसने एक खूबसूरत लड़की को तीसरे दर्जे के जादुई राक्षस टायरेंट बेयर से लड़ते हुए देखा और उसके बाद उसने उसका शव और स्पिरिट ओरिजिन फ्रूट प्राप्त किया और बॉडी टेम्परिंग दायरे के 9वें चरण में प्रवेश किया। इन कुछ दिनों में उसके साथ सब कुछ घटित हुआ। ये कुछ दिन उसके लिए कई वर्षों के समान थे। उसे पता भी नहीं चला कि वह कब सो गया। वह अगले दिन ही जागा। काफ़ी देर तक नहाने के बाद वह सराय से बाहर आया और कुछ खाने पीने के लिए एक रेस्तरां की ओर चल पड़ा। उसे कोने में एक मेज मिली और वह बैठ गया। वेटर, मुझे अपना सबसे अच्छा व्यंजन और सबसे अच्छी शराब दो। ये शियाओ ने एक वेटर से बात की और अपने आसपास देखा। ये रेस्टोरेंट थोड़ा भीड़भाड़ वाला था, इसलिए उसने दूसरों की बातें सुनना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि शाही शहर के 5 महान संप्रदाय एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और शीर्ष 100 प्रतिभागियों को 5 महान संप्रदायों में प्रवेश के लिए चुना जाएगा तथा शीर्ष 10 प्रतिभागियों को अपनी पसंद के संप्रदाय को चुनने का अधिकार दिया जाएगा? एक युवक ने अपने साथी से कहा। बिल्कुल, मुझे पता है। प्रतियोगिता शुरू होने में अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं और अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको पहले पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण प्रतियोगिता शुरू होने से 1 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, युवक के सामने बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा। जी हाँ, इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता 16 वर्ष की आयु से पहले शरीर को मजबूत बनाने के क्षेत्र की 8वीं अवस्था है। मैं प्रतियोगिता देखने के लिए वहां जाऊंगा। हाँ, मैं भी वहां देखने जाऊंगा। ये सुनकर ये शियाओ की आंखें चमक उठीं। 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता जिसमें शीर्ष 100 लोग संप्रदाय में प्रवेश करेंगे और शीर्ष 10 को अपनी पसंद का संप्रदाय चुनने का अधिकार दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अगर मुझे अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी है तो मुझे 5 महान संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करना होगा। ये शियाओ ने सोचा और अपना खाना शुरू कर दिया। शियाओ को आज भी जंगल में मिली उस लड़की और उसकी ताकत याद है। लगभग 16 या 17 साल की उम्र में ही उसके पास ओरिजिन कोर रियल्म के विशेषज्ञ जितनी ताकत थी और ये शियाओ, जिसके 16 साल का होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, उसके पास सिर्फ 9वें चरण के बॉडी टेम्परिंग रियल्म की ताकत है। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। एक लंबी आह भरने के बाद उसने वेटर को अपने द्वारा खाए और पिए गए व्यंजनों और शराब का बिल चुकाया और रेस्तरां से चला गया।
वह सड़क पर इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र लोगों के एक समूह पर पड़ी। उस समूह के लोगों में कुछ भी दिलचस्प नहीं था, बस वे एक नीलामी के बारे में बात कर रहे थे। अरे, क्या तुम्हें पता है कि 3 दिन बाद झांग परिवार के नीलामी घर में नीलामी होने वाली है? 20 साल के एक युवक ने अपने 3 अन्य दोस्तों से कहा। हाँ, और यह एक बड़े पैमाने की नीलामी होने जा रही है जो हर 6 महीने में एक बार होती है। कुछ सांवली त्वचा वाले दूसरे युवक ने अपने सामने खड़े युवक से कहा। झांग परिवार नीलामी घर, नीलामी। ये शियाओ को अचानक दिलचस्पी हो गई। लिन स्टार सिटी ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट की सीमा पर स्थित एक शहर था, इसलिए वहां बिक्री के लिए निश्चित रूप से कुछ अच्छी चीजें होंगी और यह एक बड़े पैमाने की नीलामी होने वाली थी। हो सकता है कि नीलामी के दौरान कुछ ऐसी चीजें सामने आएं जिनमें उनकी रुचि हो। फिर वह उन लोगों के सामने गया और एक युवक से विनम्र स्वर में पूछा, भाई, क्या मैं ये जान सकता हूं कि अगर मैं झांग परिवार के नीलामी घर की नीलामी में भाग लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये शियाओ ने सीधे मुद्दे पर आते हुए उसे कुछ चांदी के सिक्के भी दिए। युवक की आंखें चमक उठीं। चांदी के सिक्के रखने के बाद उसने जल्दी से कहा, हे, यहाँ भाई, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। झांग परिवार के नीलामी घर की नीलामी में प्रवेश शुल्क के 2 स्तर हैं। पहला, बोली लगाने का अधिकार प्राप्त करने और हॉल में एक सीट पर बैठने के लिए 100 चांदी के सिक्के खर्च करने होंगे। दूसरा विकल्प यह है कि बोली लगाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए 10,000 चांदी के सिक्के खर्च करें और झांग परिवार आपको एक निजी कमरा और सबसे व्यापक सेवा प्रदान करेगा। एक सामान्य सीट के लिए भी 100 चांदी के सिक्के लगते हैं। ये शियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह आश्चर्यचकित था। और उस निजी कमरे के लिए वास्तव में 10,000 चांदी के सिक्के चाहिए। एक छोटे परिवार के लिए उनका मासिक भत्ता 10,000 चांदी है और यहाँ झांग परिवार के नीलामी घर में एक निजी कमरे का शुल्क ही 10,000 चांदी है। धन्यवाद भाई, ये शियाओ ने युवक की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चला गया। कुछ देर बाद वह उस सराय के सामने पहुंचा जहां वह ठहरा हुआ था और सीधे अपने कमरे में चला गया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और बुदबुदाया, अगर मुझे ये पता होता तो मैं सिल्वर मून संप्रदाय से निकाले जाने से पहले संप्रदाय के नेता द्वारा दिए जा रहे 3,000 चांदी के सिक्के ले लेता। मुझे इन 3 दिनों में कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद भी वह कोई ऐसा तरीका नहीं सोच पा रहा है जिससे वह कुछ पैसे कमा सके। चलो पहले स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में चलते हैं, शायद वहां मुझे कुछ कीमती चीज मिल जाए। ये सोचते हुए वह स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में प्रवेश कर गया और जिस कमरे में वह था वहां से गायब हो गया। ये शियाओ एक बार फिर स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में आ गया। उसके सामने सुंदर घास का मैदान था जो कई प्रकार के खूबसूरत फूलों से ढका हुआ था। दाईं ओर कुछ दूरी पर घने और लंबे पेड़ों वाला जंगल था और घास के मैदान के बाईं ओर कुछ दूरी पर पहाड़ और नदियां थीं। घास के मैदान के बीचों बीच से एक सुंदर पगडंडी हर दिशा में जाती थी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने 9 मंजिला पैगोडा की ओर जाने वाली सुंदर पगडंडी को चुना था जो घास के मैदान से सीधी जाती थी। इस बार उसने घास के मैदान का बायां हिस्सा चुना और पहाड़ों और नदियों की ओर जाने वाले हरे भरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद वह एक नदी के सामने पहुंचा जो जंगलों की ओर बह रही थी। जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि नदी में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक थी। उसने आसपास देखा, नदी पार करने में मदद करने वाली किसी चीज की तलाश में। वह पहाड़ पर जाना चाहता था। उसके मन में थोड़ी उम्मीद थी कि शायद पहाड़ों में उसे कोई दुर्लभ अयस्क या ऐसी ही कोई चीज मिल जाए। नदी के उस पार सैकड़ों पहाड़ थे। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके सहारे वह नदी पार कर सके। जब वह निराशा में जाने ही वाला था तभी अचानक उसकी नज़र एक सूखे मोटे पेड़ के तने पर पड़ी। उसके मन में एक विचार कौंधा और वह पेड़ के मोटे तने के पास आकर उसे चाकू से काटने लगा। वह चाकू एक मध्यम श्रेणी का साधारण हथियार था जो उसे उसके गुरु सिल्वर मून संप्रदाय के 5वें एल्डर ने दिया था। उस पेड़ के तने से नाव बनाने में उसे लगभग पूरा 1 दिन लग गया। उसने नाव को खिसकाया और नदी में उतार दिया। सब कुछ हो जाने के बाद उसने नाव को नदी में चलाना शुरू किया। रास्ते में उसे पानी की कई बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये शियाओ ने बड़ी मुश्किल से नदी पार कर ली। ये शियाओ ने अपनी नाव को नदी के किनारे खड़ा किया और नाव से नीचे उतर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे असंख्य पहाड़ दिखाई दिए। ये शियाओ को किसी भी पहाड़ की चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। पहाड़ इतने ऊंचे थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये शियाओ पहाड़ों के चारों ओर घूमा और उसने अपेक्षाकृत छोटे पहाड़ की तलाश करने का फैसला किया क्योंकि उस पहाड़ से कुछ तेज रोशनी निकल रही थी। वह छोटा पहाड़ केंद्र में स्थित था और 12 विशाल पहाड़ उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये 12 विशाल पहाड़ उस छोटे पहाड़ की रक्षा के लिए ही वहां मौजूद हों। लगता है उस छोटे पहाड़ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज है, ये शियाओ ने सोचा।
जब ये शियाओ उस छोटे पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि कई छोटी गुफाएं उस पहाड़ के चारों ओर घेरा बनाकर बनी हुई थीं। गिनने पर उसे पता चला कि कुल 12 गुफाएं थीं, लेकिन एक गुफा को छोड़कर बाकी सभी गुफाओं के द्वार प्रकाश की एक परत से ढके हुए थे। ये वही परत थी जिसे ये शियाओ ने 3 प्राचीन देवताओं की यादों में देखा था। ये देखकर ये शियाओ समझ गया कि अगर उसे दूसरी गुफाओं में प्रवेश करना है तो उसे एक अलग स्तर की ताकत की जरूरत होगी जो अवरोध को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। ये शियाओ ने जब छोटे पहाड़ की ओर आते हुए सबसे पहले जो प्रकाश देखा वह बिना किसी अवरोध वाली पहली गुफा से निकल रहा था। पहली गुफा के द्वार पर कोई अवरोध न होने के कारण ये शियाओ उसमें प्रवेश कर गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नज़र गुफा की दीवारों पर पड़ी। उन पर कई चमकीले पत्थर जड़े हुए थे जो रात के तारों की तरह चमक रहे थे। स्पिरिट क्रिस्टल्स। जब ये शियाओ ने उन पत्थरों को देखा तो वह आश्चर्य से जोर से चिल्ला उठा। क्या ये वास्तव में क्रिस्टल की खान थी? ये शियाओ इतना हैरान हुआ कि कुछ देर तक संभल नहीं पाया। यह एक ऐसी क्रिस्टल खदान थी जहां से ऐसे आध्यात्मिक पत्थर निकलते थे जो सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती थे। ये शियाओ स्पिरिट स्टोन से अपेक्षाकृत परिचित था क्योंकि उसने एक बार सिल्वर मून सेक्ट के 5वें एल्ड ये फैन के हाथ में एक स्पिरिट स्टोन देखा था। उस समय जब उसने पत्थर के बारे में पूछा तो 5वें एल्ड ये फैन ने उसे आत्मा पत्थरों के बारे में सब कुछ समझाया। उन्होंने ये भी बताया कि जब वे अपने कुछ निजी काम से संप्रदाय से बाहर थे तब उन्हें सौभाग्य से वह आत्मा पत्थर मिल गया। स्पिरिट स्टोन एक प्रकार का क्रिस्टल था जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। इस क्रिस्टल में निहित शक्ति को न केवल मानव शरीर अवशोषित कर सकता था बल्कि यह आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए एक अनिवार्य सामग्री भी थी और इसका उपयोग शक्तिशाली सरणी संरचना बनाने में भी किया जा सकता था। यदि स्पिरिट स्टोन का उपयोग सरणी स्थापित करने में किया जाता था तो इससे सरणी की अवधि और शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि होती थी। स्पिरिट स्टोन के कई उपयोग थे और बाजार में इनका बहुत महत्व था। स्पिरिट स्टोन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन, मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन और उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन। एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 100 सोने के सिक्कों के बराबर था जो 10,000 चांदी के सिक्कों के बराबर थे। वहीं एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 1,000 सोने के सिक्कों के बराबर था, जबकि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर था। मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, हा हा हा। ये शियाओ पागलों की तरह हंसने लगा। आत्मा के क्रिस्टलों को ध्यान से देखने पर ये शियाओ ने पाया कि वे सभी क्रिस्टल निम्न श्रेणी के आत्मा क्रिस्टल थे। हालांकि वे केवल निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन इस गुफा में ऐसे अनगिनत निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मौजूद थे। ये शियाओ ने कुल 1,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाले। उन पत्थरों को रखने के बाद वह गुफा से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसने एक बार फिर उस छोटे पहाड़ के चारों ओर फैली 12 गुफाओं और उस छोटे पहाड़ को चारों ओर से घिरे हुए 12 बड़े पहाड़ों को देखा। उन 12 विशाल पर्वतों और उस छोटे पर्वत में स्थित 12 गुफाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ये शियाओ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे 12 छोटी गुफाएं इन 12 विशाल पर्वतों से जुड़ी हुई थीं। वास्तव में आध्यात्मिक क्रिस्टल की खान उन विशाल पर्वतों के भीतर ही थी, लेकिन उन 12 विशाल पर्वतों की खानों तक पहुंचने का द्वार उस छोटे पर्वत की 12 गुफाएं ही थीं। जैसे जैसे ये शियाओ इस बारे में सोचता गया वह स्वर्गीय मोती के रहस्यों से और भी अधिक अभिभूत हो गया। आखिर ये दिव्य मोती आया कहाँ से? ये दिव्य मोती किस प्रकार का खजाना है? वह जितना ज्यादा सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया। छोड़ो इसे, शायद भविष्य में मुझे अपने इन सवालों के जवाब मिल जाएं, लेकिन एक बात पक्की है कि मुझे इसे अच्छी तरह छिपाना होगा। अगर किसी को भी उस दिव्य मोती के बारे में पता चल गया तो मेरा एक ही अंजाम होगा और वो होगा विपदा। एक लंबी सांस लेने के बाद उसने बाकी 11 गुफाओं की ओर देखा। पहली गुफा में निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खान है। मान लीजिए कि दूसरी और तीसरी गुफा में क्रमशः मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खान है। तो फिर बाकी की 9 गुफाओं में वास्तव में क्या है? बाकी 9 बड़े पहाड़ों में क्या है? अरे छोड़ो छोड़ो, जब मुझ में उस बाधा को तोड़ने की पर्याप्त शक्ति आ जाएगी तो मुझे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि उन 9 अन्य विशाल पर्वतों में क्या है। इस बारे में सोचते हुए ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और घास के मैदान में लौट गया। वह वहां बैठ गया, कुछ देर ध्यान किया, फिर अपनी स्थिति को सुधारा और हेवनली पल की दुनिया छोड़कर चला गया। एक बार फिर उसने खुद को बिस्तर पर पाया। कुछ देर बाद ये शियाओ कमरे से बाहर निकली और खाने पीने के लिए रेस्तरां चली गई। वेटर ने उसे उसके ऑर्डर किए हुए व्यंजन परोस दिए। जब वेटर जाने ही वाला था तभी ये शियाओ ने अचानक पूछा, वेटर, झांग परिवार द्वारा आयोजित नीलामी कब शुरू होगी? ये शियाओ के कहने पर उसने उसे एक चांदी का सिक्का भी दे दिया। जब वह स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में था तो वह समय के प्रवाह को भूल गया था, इसलिए वह इस बात को लेकर भ्रमित हो गया कि स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से कितना समय बीत चुका है। चांदी का सिक्का देखते ही वेटर की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और बोला,
ग्राहक जी, नीलामी 2 घंटे में शुरू होगी। क्या आपके कोई और प्रश्न है, महोदय? नहीं, धन्यवाद, ये शियाओ ने वेटर से कहा। फिर वेटर चला गया। जब ये शियाओ ने सुना कि नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होने में केवल 3 घंटे शेष हैं, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने स्वर्गीय मोती के अंदर की दुनिया में 3 दिन बिताए हैं। फिर उन्होंने अपना खाना खाना शुरू किया और कुछ देर तक शराब का आनंद लिया, फिर बिल का भुगतान किया और रेस्तरां से चले गए। उन्होंने एक व्यक्ति से झांग परिवार के नीलामी घर का पता पूछा और सीधे झांग परिवार के नीलामी घर चले गए। इसी बीच झांग परिवार के नीलामी घर में मेहमानों को प्रवेश की अनुमति दी जाने लगी थी। हालांकि अभी ज़्यादा लोग अंदर नहीं आ रहे थे, क्योंकि नीलामी शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी था। नीलामी घर के दरवाजे पर परिचारकों की एक कतार खड़ी थी। ये शियाओ अभी नीलामी के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि एक खूबसूरत परिचारिका आगे आए और उसका अभिवादन करते हुए सम्मानपूर्वक पूछा, अतिथि, क्या मैं जान सकती हूं कि आप बोली लगाने आए हैं या बेचने? दोनों। मेरा मतलब है कि मेरे पास बेचने के लिए कुछ है। चूंकि यह बहुत कीमती है, इसलिए कृपया अपने मैनेजर को बुलाएं। ये शियाओ ने खूबसूरत अटेंडेंट से कहा। अतिथि, कृपया मेरे साथ आइए। ये शियाओ की बात सुनकर परिचारिका का रवैया और भी विनम्र हो गया। वह ये शियाओ को नीलामी घर में ले गई और उसे एक छोटे से कमरे में ले आए। इस कमरे के बीच में एक बड़ी मेज थी और उसके चारों ओर कुर्सियां लगी हुई थीं। ये शियाओ को बैठने और इंतजार करने के लिए कहकर वह चली गई। कुछ समय बाद वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ लौटती है जो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। वह अधेड़ उम्र का आदमी ये शियाओ के सामने आया और एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अतिथि, मैं इस नीलामी घर का प्रबंधक हूँ। मेरा नाम झांग लैन है। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या बेचना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनकर ये शियाओ ने सिर हिलाया और नीलामी घर के प्रबंधक के सामने 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रख दिए। टेबल पर रखे निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को देखकर मैनेजर झांग लैन की आंखें चमक उठीं। घटिया किस्म के स्पिरिट स्टोन। झांग लैन ने मेज से एक स्पिरिट स्टोन उठाया और आश्चर्य से जोर से कहा। ये शियाओ जब नीलामी घर आया तो उसने पहले ही 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन नीलाम करके कुछ पैसे कमाने के बारे में अच्छी तरह सोच लिया था। आखिर स्पिरिट स्टोन इतने आकर्षक थे कि वह यहाँ स्पिरिट स्टोन से कुछ भी नहीं खरीद सकता था। अतिथि, क्या आप ये स्पिरिट स्टोन हमें झांग परिवार के नीलामी घर को बेच सकते हैं? हम आपको इसकी मूल कीमत के अनुसार 10,000 सोने के सिक्के देंगे। झांग लैन ने ये शियाओ से कुछ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं इन्हें नीलाम करना चाहता हूँ। ये शियाओ ने बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया। ये तो एक मजाक है। अगर इन 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स को नीलामी में रखा जाए तो ये 10,000 से अधिक सोने के सिक्कों में बिक सकते हैं। वह इन्हें नीलामी घर को क्यों बेचेगा? ओह, ठीक है, झांग लैन ने निराशा से कहा। अतिथि को हमारे वीआईपी कमरे में ले जाए और उनकी अच्छी तरह से सेवा कीजिए। झांग लैन ने परिचारक से कहा। जी हाँ, कृपया मेरे साथ आइए, प्रिय अतिथि। ये कहने के बाद उस खूबसूरत परिचारिका ने उसे दूसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी कमरे की ओर आगे बढ़ाया। ये शियाओ की पीठ देखकर झांग लैन ने बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़का किस शक्ति से संबंधित है जो सीधे नीलामी के लिए 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाल रहा है? नौकर ये शियाओ को दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गया। ये कमरा साफ सुथरा था जिससे आरामदायक महसूस हो रहा था। कमरा विशाल था और 10 लोगों के समूह के लिए पर्याप्त था। यहाँ केवल वही व्यक्ति था। ये शियाओ कमरे में इधर उधर घूम रहा था और कमरे की खिड़की से वह नीचे नीलामी मंच को देख पा रहा था, जो बेहद सुविधाजनक था। सोफे पर बैठते ही नौकरानी ने ये शियाओ के लिए गर्म चाय परोसनी शुरू कर दी, फिर कुछ नाश्ता तैयार करते हुए कहा, महोदय, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कृपया मुझे बुलाएं। मेरा नाम सुरू है और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे की खिड़की से लोगों को बड़े बड़े कदमों से हॉल में चलते और अपनी जगह पर बैठते हुए धुंधला सा देखा जा सकता था। समय बीतने के साथ साथ और भी लोग आने लगे। कुछ ही देर में हॉल लोगों की भारी भीड़ से भर गया। हॉल में प्रत्येक सीट की कीमत 100 चांदी के सिक्के है और वहां लगभग 1000 सीटें हैं। झांग परिवार का यह नीलामी घर केवल हॉल की सीटों से ही 100,000 चांदी के सिक्के प्राप्त करने में सक्षम है। और वहां निजी कमरे भी हैं। पूरे नीलामी घर की सीटों से ही ये झांग परिवार इतना पैसा प्राप्त कर सकता है कि उनके हाथ थक जाएं। ये शियाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ ही समय में ये शियाओ ने देखा कि एक खूबसूरत महिला धीरे धीरे नीलामी मंच की ओर चल रही है। नीलामी शुरू होने ही वाली थी। हमारे झांग परिवार के नीलामी घर में आप सभी का स्वागत है। मैं इस नीलामी का मुख्य नीलामी करता हूँ। एक मधुर आवाज़ गूंजी और हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंच पर लगा पर्दा धीरे धीरे एक तरफ हट गया, जिससे एक खूबसूरत महिला सामने आई। उस महिला ने तुरंत ही भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह लगभग 25 वर्ष की प्रतीत होती थी।
उसकी आकर्षक पतली आंखें और सुंदर चेहरा बेहद मोहक थे। उसके बारे में सबसे अजीब बात उसके बेहद चुस्त दुरुस्त कपड़े थे। वे काफ़ी गहरे गले के थे, जिससे लोगों को उसकी कोमल पीली त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। अगर सिर्फ इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी गहरी क्लीवेज थी जो लोगों को उसमें कूदने के लिए आमंत्रित करती प्रतीत हो रही थी। लोग उसे भूखे भेड़िए की तरह देख रहे थे। वह महिला भीड़ की प्रतिक्रिया की आदि प्रतीत हो रही थी और उसे जरा भी असहजता नहीं हुई। इसके बजाय उसने बड़े ही शान से घोषणा की, मैं झांग किंग हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा ख्याल रखेंगे क्योंकि मैंने इस बार की नीलामी का जिम्मा संभाला है। ये कहने के बाद झांग किंग ने विनम्रतापूर्वक थोड़ा झुककर अभिवादन किया। नीचे मौजूद भीड़ में तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। वहां का नज़ारा देखकर सब लोग झांग किंग की चाल का अनुसरण कर रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, अब नीलामी शुरू करते हैं। झांग किंग के शब्दों के बाद लाल कपड़े से ढकी एक बड़ी ट्रे हाथ में लिए एक युवती चबूतरे पर चढ़ गई। जब उस युवती ने लाल कपड़ा उठाया तो ट्रे पर रखी वस्तु सबके सामने प्रकट हो गई। ये क्रिम्सन आर्मर था। झांग किंग की मनमोहक आवाज गूंजी, ये लाल कवच पूरी तरह से तांबे से बना है। यह एक प्रसिद्ध शिल्पकार द्वारा बनाया गया है और इसकी रक्षा क्षमता अद्भुत है। यह एक उच्च श्रेणी का सामान्य हथियार है। ये लाल रंग का कवच इस बार हमारी पहली वस्तु है। न्यूनतम कीमत 5000 चांदी के सिक्के निर्धारित की गई है। प्रत्येक बोली पिछली बोली से कम 1000 चांदी के सिक्के अधिक होनी चाहिए। अब बोली शुरू करें। 5000 चांदी के सिक्के, 6006, 10,000 चांदी, 10,100 चांदी के सिक्के। असंख्य बोली लगाने वाले तुरंत हरकत में आ गए। लेकिन नीलामी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए सभी लोग अभी भी बहुत सतर्क थे। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और कहा, ये लाल कवच निश्चित रूप से 20,000 चांदी के सिक्कों से अधिक में बिकेगा। इसीलिए झांग किंग ने इतनी कम शुरुआती कीमत रखी थी। इसका मकसद धीरे धीरे सबको लुभाना और सबका उत्साह बढ़ाना था। युद्ध में सबसे ज़रूरी होता है दुश्मन को मार गिराना, लेकिन बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बोली लगाने वाले धीरे धीरे इस लाल कवच की कीमत बढ़ा रहे थे। और ये कवच असल में एक उच्च श्रेणी का सामान्य हथियार था। जिस प्रकार साधना कौशल को विभाजित किया जाता है, उसी प्रकार हथियारों को भी सामान्य हथियारों और आध्यात्मिक हथियारों में विभाजित किया जाता है, और इन्हें आगे निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय और उच्च स्तरीय हथियारों में विभाजित किया जाता है। एज ऑफ ड्रैगन कंट्री में निम्न श्रेणी का स्पिरिट वेपन पहले से ही बहुत दुर्लभ है। मध्य और उच्च श्रेणी के स्पिरिट वेपन की तो बात ही छोड़ दीजिए। लिन स्टार सिटी जैसे छोटे शहरों में उच्च श्रेणी का सामान्य हथियार वर्चस्व का प्रतीक होता है। इसलिए कीमत तेजी से बढ़ रही थी। 15,000 चांदी के सिक्के, 200 सोने के सिक्के। एक निजी कमरे से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। मौन। तुरंत ही सभी ने अपनी बोली रोक दी। इस बोली में कुल 5,000 चांदी की वृद्धि हुई। जब झांग किंग ने देखा कि कोई बोली नहीं लगा रहा है तो उसने कहा, एक बार में 200 सोने के सिक्के। 200 सोने के सिक्के 2 बार, 3 बार 200 सोने के सिक्के। कमरा नंबर 4 के बोलीदाता को लाल कवच के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाने पर बधाई। इस कवच को खरीदकर आप इस बार की नीलामी के पहले विजेता बन गए हैं। आपको हार्दिक बधाई। झांग किंग के शब्द लोगों को सहज और आरामदायक महसूस कराने के लिए पूरी तरह से संतुलित थे। इस तरह के नीलामीकर्ता के यहाँ मौजूद होने से कुछ भी बेचने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये शियाओ जिस कुर्सी पर बैठा था उससे टेक लगाकर बैठ गया। सबसे पहले बिकने वाली कुछ वस्तुएं सामान्य हथियार, कुछ जड़ी बूटियां और अयस्क थीं। ये शियाओ को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने इन्हें देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि कुछ जड़ी बूटियां और अयस्क काफ़ी अच्छी कीमत पर बिके। उन्हें जो सबसे अधिक कीमत पता चली वह 600 सोने के सिक्के थी। कुछ समय बाद 4 से 5 अलग अलग प्रकार की दुर्लभ और बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों की नीलामी हुई। ये शियाओ ने इन कुछ हद तक चर्चित जड़ी बूटियों के बारे में सुना था। अगला आइटम अंतिम से पहले वाला आइटम है, वर्ड फायर फ्रूट। ये सुनकर ये शियाओ का शरीर अचानक कांप उठा। फिर उसकी आंखें झांग किंग के हाथ के पास रखे गहरे लाल फल पर टिक गईं। झांग किंग ने मुस्कुराते हुए इसका परिचय देते हुए कहा, यह एक चमत्कारी फल है जो ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट के गहरे क्षेत्र से आता है। इस पर स्केल्ड आर्मर्ड बीस्ट का संरक्षण भी है। इसका सेवन करने से मार्शल आर्टिस्ट के शरीर की मजबूती और ताकत दोनों बढ़ जाती हैं। वॉइड फायर फ्रूट की शुरुआती कीमत 500 सोने के सिक्के है और प्रत्येक बोली में कम से कम 50 सोने के सिक्के की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे ही झांग किंग ने स्पाइक मारना समाप्त किया, ये शियाओ ने तुरंत कहा, 500 सोने के सिक्के। हालांकि अभी उसके पास उतनी रकम नहीं है, लेकिन 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बेचने के बाद उसे पूरा भरोसा था कि वह काफ़ी अच्छी कमाई कर लेगा। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। 600 सोने के सिक्के, 700 सोने के सिक्के, 750 सोने के सिक्के। वॉइड फायर फ्रूट की कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही थी।
1000 सोने के सिक्के। ये शियाओ ने बिना भौहें चढ़ाए ये कीमत बताई। अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए उसे इस तरह के आध्यात्मिक फल की सख्त जरूरत थी। त्वचा को ठोस बनाकर और रक्षा तंत्र को मजबूत करके ये व्यक्ति की ताकत को एक निश्चित सीमा तक बढ़ा सकता है। साथ ही यह उसे ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में भी मदद कर सकता है। 1100 सोने के सिक्के। 1200 सोने के सिक्के। 1000 और डॉट 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 डॉट। कुछ अन्य लोगों ने फिर भी इस फल को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी और वे इसकी बोली लगातार बढ़ाते रहे। जैसे ही ये शियाओ दोबारा बोली लगाने ही वाला था, एक आवाज़ सुनाई दी। 2000 सोने के सिक्के। ये बगल वाले कमरे से आ रही है। कमरा नंबर 2 में ठहरे इस अतिथि ने 2000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इसमें योगदान देना चाहता है? झांग किंग की मनमोहक आवाज़ सभी को सुनाई दी। एक बार फिर वॉइड फायर फ्रूट की बोली बढ़ने लगी। 2200 सोने के सिक्के। 2300 सोने के सिक्के। ये देखकर ये शियाओ ने एक पल सोचा और कहा, 3000 सोने के सिक्के। 3000 सोने के सिक्के। क्या कोई इससे अधिक बोली लगाना चाहता है? झांग किंग ने पूछा, ये देखकर कि किसी ने भी इससे अधिक बोली नहीं लगाए। उसने कहा, एक बार में 3000 सोने के सिक्के। 3000 सोने के सिक्के 2 बार। 3 बार में 3000 सोने के सिक्के। कमरा नंबर 1 से वॉइड फायर फ्रूट की बोली लगाने वाले को इस स्पिरिट फ्रूट की सफल बोली के लिए बधाई। झांग किंग ने खुशी से घोषणा की कि वॉइड फायर फ्रूट ये शियाओ का है। वॉइड फायर फ्रूट प्राप्त करने के बाद ये शियाओ संतुष्टि से कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान मानो खिलखिला रही थी। अब अंततः उसे ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल गया है। ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह प्राचीन औषधि देवता की स्मृतियों की बाधा को तोड़ सकता है। उन स्मृतियों के साथ जुड़कर वह उनका उपयोग अपने लिए कर सकता है। यहाँ वह बहुत खुश महसूस कर रहा था और नीलामी घर के एक छोटे से कमरे में प्रबंधक झांग लैन इस समय झांग परिवार के अन्य 2 सदस्यों के साथ बैठा था। क्या आप कह रहे हैं कि यह 15 या 16 साल का बच्चा है? इसने आपको नीलामी के लिए 100 स्पिरिट स्टोन दिए हैं। लगभग 55 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा। जी हाँ, दूसरे बड़े साहब, ये सच है। वह बच्चा इस समय हमारे नीलामी घर के कमरा नंबर 1 में बैठा है। झांग लैन ने अपने सामने बैठे बूढ़े व्यक्ति से कहा। तो पता चला कि ये बूढ़े लोग उन आत्मा पत्थरों के बारे में बात कर रहे थे जो ये शियाओ ने उन्हें नीलामी के लिए दिए थे। उसने लापरवाही से नीलामी के लिए 100 स्पिरिट स्टोन निकाले। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से किसी शक्तिशाली संस्था के हैं, शायद उन 5 महान संप्रदायों या हमारे एजियो ड्रैगन देश के शाही परिवार के। केवल इन्हीं शक्तियों के पास निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की खान है, दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नहीं, तीसरे बड़े साहब, अगर वह लड़का सचमुच 5 महान संप्रदायों या राजपरिवार से होता तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। वह यहाँ हमारे नीलामी घर में कुछ सोने के सिक्कों के बदले घटिया आध्यात्मिक पत्थरों को चुराने नहीं आता। झांग परिवार के दूसरे बड़े साहब ने कहा। मुझे लगता है कि दूसरे बुजुर्ग सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही जांच कर ली है। उस बच्चे में 9वें स्तर की शारीरिक शक्ति है और वह फिलहाल हमारे लिंतारा शहर के एक छोटे से परिवार द्वारा संचालित सराय में ठहरा हुआ है। झांग लैन ने झांग परिवार के अन्य बुजुर्गों से कहा। झांग परिवार के अन्य 2 बुजुर्गों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगर वह लड़का इन शक्तियों में से किसी से संबंधित नहीं है तो उसके पास इतनी कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कैसे हैं? और मुझे उस पर शक है कि उसके पास अभी भी कुछ कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मौजूद हैं। झांग परिवार के दूसरे बड़े ने कहा। उसे किसी विशेषज्ञ के खंडहरों की खोज करते हुए निश्चित रूप से किसी प्रकार का धन प्राप्त हुआ होगा या उसने इन आध्यात्मिक पत्थरों को हासिल किया होगा। तीसरे बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद ये सिद्धांत बताया और बाकी दोनों से कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। वैसे भी हम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर हम उसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो हमें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा, दूसरे बुजुर्ग ने कहा। दूसरे बड़े साहब, कैसा रहेगा अगर हम ची संघनन क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को रात में उस बच्चे पर हमला करने के लिए भेजें? अगर हमारे आदमियों को कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा कि कोई विशेषज्ञ पीछे से उसकी रक्षा कर रहा है। उस समय हम तुरंत पीछे हट जाएंगे और उस बच्चे पर फिर कभी हमला नहीं करेंगे। और अगर हमारे आदमी उस बच्चे को पकड़ने में कामयाब हो गए तो उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। तीसरे बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा। हम तीसरे एल्डर के कहे अनुसार ही करेंगे, दूसरे एल्डर ने मैनेजर झांग लैन से कहा। जी हाँ, बढ़ो। उनके बीच चर्चा समाप्त होने के बाद वे खड़े हुए और चले गए। दूसरी ओर ये शियाओ मेज पर रखे फलों को एक एक करके खाते हुए नीलामी का आनंद ले रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे खतरा मंडरा रहा है। मंच पर झांग किंग इस समय एक एक करके वस्तुओं की नीलामी कर रही थीं। उसने किसी को ये शियाओ के लिए एक टोकन लाने को कहा जो इस बात का प्रमाण था कि वह वॉइड फायर फ्रूट खरीद सकता है।
नीलामी समाप्त होने पर वह काउंटर पर टोकन दिखाकर बिल का भुगतान करके वॉलेट फायर फ्रूट प्राप्त कर सकता है। कुछ समय बाद एक युवती नीलामी मंच पर दवा की एक बोतल लेकर आती है। झांग किंग ने कहा, सभी लोग, इस गोली की बोतल में 5 ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग गोलियां हैं। ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल ओरिजिन कोर रियल्म के मार्शल आर्टिस्टों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक औषधीय गोली है। यह उनकी साधना की गति के साथ साथ उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा को भी बढ़ा सकती है। हालांकि ये दवा की गोली दुर्लभ थी, लेकिन ये किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल सकती थी। कुछ समय के लिए बहुत से लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और कुछ लोगों ने तो तिरस्कारपूर्वक के भी कहा, झांग परिवार के नीलामी घर का ये स्तर कब तक गिर गया। ये लोग तो ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग गोलियों की नीलामी कर रहे हैं। ये गोलियां दवा की दुकान पर 1000 सोने के सिक्कों में बिकती हैं। बिल्कुल सही, इस तरह की वस्तु की नीलामी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? जल्दी करो और इसे अगले आइटम में बदल दो। ... लोगों की भीड़ चिल्लाने लगी। सभी लोग कृपया शांत रहें। झांग किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ऐसा लग रहा था मानो उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। जब झांग किंग ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने को कहा तो हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग, ये कोई साधारण ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स नहीं हैं, झांग किंग ने कहा। सबकी निगाहें अपनी ओर देखकर वह मुस्कुराए और बोली, सब जानते हैं कि प्रतिभाशाली रसायन शास्त्रियों द्वारा तैयार की गई औषधीय गोलियों की शुद्धता आमतौर पर अधिकतम 70% से अधिक नहीं होती। 72% से 75% शुद्धता वाली गोली बनाना बेहद मुश्किल है। हालांकि मेरे हाथ में मौजूद ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की शुद्धता 80% तक पहुंच गई है। 80% शुद्धता वाली उत्पत्ति शक्तिवर्धक गोली का सेवन और साधना में उपयोग करने से साधना की गति सामान्य उत्पत्ति शक्तिवर्धक गोली की तुलना में दोगुनी हो जाती है। यदि यह गोली किसी उत्पत्ति मूल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को दी जाए जो लंबे समय से किसी बाधा में फंसा हुआ है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इस उत्पत्ति शक्तिवर्धक गोली के सेवन से उसके सफल होने की 90% संभावना होती है। जैसा कि अपेक्षित था, झांग किंग के शब्दों ने हॉल में हलचल मचा दी। हॉल में मौजूद कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जहां तक उन्हें पता था, 75% शुद्धता वाली औषधीय गोली का अस्तित्व अफवाह ही माना जा सकता था। ये देखकर झांग किंग ने आगे कहा, सभी को नमस्कार। इन 5 ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की हमारे झांग परिवार के नीलामी घर द्वारा व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की गई है। इसके अलावा हमारे झांग परिवार की विश्वसनीयता को सभी लोग जानते हैं। हॉल में मौजूद कई लोगों ने बूढ़े आदमी की बातें सुनकर सिर हिलाकर सहमति जताई। वास्तव में झांग परिवार ने अपनी नीलामी के दौरान कुछ भी अविश्वसनीय काम नहीं किया था। कमरा नंबर 1 के अंदर ये शियाओ के चेहरे पर आश्चर्य का एक अंश देखा जा सकता था। 80% शुद्धता। ये शियाओ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी उच्च शुद्धता वाली औषधीय गोली इस छोटे से शहर में मिल सकती है। 80% की शुद्धता ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि इस ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल को बनाने वाला कीमियागर बहुत समृद्ध अनुभव और असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा वाला कीमियागर था। ये शियाओ के पास फिलहाल केवल 9वें स्तर की शारीरिक शक्ति थी। वह अभी भी मूल तत्व स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। यह मूल शक्ति बढ़ाने वाली गोली केवल मूल तत्व स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के लिए थी, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह उत्पत्ति बढ़ाने वाली गोली हमारे झांग परिवार ने मार्शल किंग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के खंडहर से बहुत मेहनत और जनशक्ति खर्च करके प्राप्त की है। झांग किंग ने लोगों की भीड़ से कहा। ये सुनकर ये शियाओ समझ गया कि ये गोलियां इस समय के किसी रसायनज्ञ द्वारा नहीं बनाई गई थीं। संभवतः इन्हें उस समय के रसायनज्ञ ने बनाया था जब खंडहर का स्वामी जीवित था। इस बोतल में कुल गोलियां हैं और इन ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की शुरुआती कीमत 5000 सोने के सिक्के होगी। प्रत्येक गोली में कम से कम 100 सोने के सिक्के की वृद्धि होनी चाहिए, झांग किंग ने कहा। 6000 सोने के सिक्के, 7000 सोने के सिक्के, 10,000 सोने के सिक्के। जैसे ही झांग किंग ने इन ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स के लिए बोली शुरू करने को कहा, लोगों की भीड़ इन गोलियों के लिए आपस में भिड़ने लगी। ये लोग सचमुच बहुत अमीर हैं। मुझे नहीं पता कि उन 100 कम गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की नीलामी करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन इन ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स से तो ज़्यादा ही होगा। आखिर 80% शुद्धता वाली गोलियां तो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन इस तरह की कम शुद्धता वाली गोलियां तो हर जगह मिल जाती हैं। लेकिन अगर बात स्पिरिट स्टोन की हो तो मामला बिल्कुल अलग है। भले ही किसी के पास पैसा हो, वह स्पिरिट स्टोन नहीं खरीद पाएगा। स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ होते हैं। 12,000 सोने के सिक्के। अचानक एक आवाज़ ने ये शियाओ को उसकी कल्पना की दुनिया से वापस खींच लिया। ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की कीमत में भारी वृद्धि हो चुकी थी, जो 12,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई थी। इस समय इन ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स के लिए बोली लगाने वालों की आवाज़ शांत हो गई। एक बार में 12,000 सोने के सिक्के, 12,000 सोने के सिक्के 2 बार, 12,000 सोने के सिक्के 3 बार। ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की सफल बोली लगाने के लिए इस अतिथि को बधाई। झांग किंग ने ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग पिल्स की बोली लगाने वाले व्यक्ति को बधाई दी।
अब हमारे अंतिम आइटम का समय आ गया है। कृपया सभी लोग अपनी आंखें खोलें और इस आइटम के लिए बोली लगाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह आप सभी के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। झांग किंग की खूबसूरत आवाज़ सुनाई दी और सभी ने देखा कि एक युवती लाल कपड़े से ढकी एक ट्रे को हाथ में लिए हुए, जिसमें कुछ छिपा हुआ था, मंच की ओर चल रही थी। जब कपड़ा हटाया गया तो सबके सामने बहुत सारे चमकदार पत्थर दिखाई दिए। ये चमकते हुए पत्थर क्या हैं? क्या ये हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किसी प्रकार का दुर्लभ अयस्क है? डॉट 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 डॉट। बहुत से लोग अपने बारे में बात करने लगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कभी आत्मा के पत्थर नहीं देखे थे। लोगों की भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर झांग किंग ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। झांग किंग ने आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पत्थर निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इनके बारे में और कुछ बताने की ज़रूरत है। इन आध्यात्मिक पत्थरों के उपयोग के बारे में सभी को अच्छी तरह से पता है। जब भीड़ ने सुना कि वे चमकते हुए पत्थर आत्मा के पत्थर हैं, तो उनका उत्साह तुरंत बढ़ गया। कुल मिलाकर 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। इन्हें 10 समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह में 10 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। इन स्पिरिट स्टोन की कोई निश्चित प्रारंभिक कीमत नहीं है। अब खेल शुरू करें। 1000 सोने के सिक्के, 1200 सोने के सिक्के, 1500 सोने के सिक्के। झांग किंग ने अभी अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि यहाँ मौजूद लोगों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। सामान्यतः 10 स्पिरिट स्टोन का मूल्य 1000 सोने के सिक्के होता है, लेकिन यहाँ शुरुआती बोली ही 1000 सोने के सिक्के है। नीलामी घरों में दुर्लभ सामग्रियों की नीलामी करने का यही लाभ है। 1800 सोने के सिक्के। अचानक एक निजी कमरे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। जो यान। ये शियाओ ने यह आवाज़ सुनकर भौहें सिकोड़ी। सभी को नमस्कार, मैं सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का शिष्य जो यान हूँ। ग्रैंड एल्डर माया फेई भी यहाँ उपस्थित हैं। हमें स्पिरिट स्टोन का एक जत्था चाहिए। कृपया हमें थोड़ी रियायत दें और आगे की बोली बंद करें। जो यान ने यहाँ उपस्थित लोगों से कहा। एक पल के लिए सभी शोरगुल शांत हो गया। यहाँ उपस्थित अधिकांश लोग कुछ छोटे कबीलों या अकेले साधना करने वाले साधकों में से थे। वे सिल्वर मून संप्रदाय जैसे किसी बड़े संप्रदाय के विरुद्ध जाने का साहस नहीं रखते थे। बेशर्म, बस देख लो कि मैं आज तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाऊंगा, ये शियाओ ने सोचा और कर्कश स्वर में कहा। 2000 सोने के सिक्के। यह भीड़ एक बार फिर अचंभित हो गई। वाकई यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो सिल्वर मून संप्रदाय के खिलाफ जाने की हिम्मत रखता था। ग्रैंड एल्डर मायाफेई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने जोहू यान की ओर देखा और जोहू यान ने उन्हें सिर हिलाकर कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि उस कमरे में यह महोदय कौन है? मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? ताकि जब मेरे आसपास कोई ना हो तब तुम मुझ पर हमला करके मुझे मार डालो। ये शियाओ ने एक बार फिर कर्कश स्वर में कहा। मौन। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। जोहू यान और ग्रैंड एल्डर मायाफेई के चेहरे पर थोड़ी सी झंझनाहट दिखाई दी। नहीं, यहाँ मेरे इस मित्र, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो बस वो आध्यात्मिक पत्थर लेना चाहते हैं। कृपया हमें थोड़ी इज्जत दीजिए। सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मायाफेई ने गुस्से को दबाते हुए विनम्रता से कहा। मैं तुम्हें क्यों सम्मान दूं? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मैं तुम्हें सम्मान दूं? अगर तुम्हें वे आत्मा पत्थर लेने हैं तो बोली लगाओ, वरना चुपचाप बैठ जाओ। ये शियाओ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। आप। ग्रैंड एल्डर और जोहू यान को अपना गुस्सा दबाना मुश्किल लग रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। अपमान। हाँ, यह एक ऐसा अपमान था जिसका सामना उन्होंने पहली बार किया था। उन्होंने अपने जीवन में कभी इस तरह के अपमान का सामना किया है क्या? ये तो सबके सामने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। क्या आप अपने फैसले को लेकर आश्वस्त हैं? आपको ये जानना होगा कि यदि आप इसी तरह व्यवहार करते रहे तो आप मेरे सिल्वर मून संप्रदाय को नाराज कर देंगे। सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं सिल्वर मून संप्रदाय को नाराज कर दूं तो क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि आपका सिल्वर मून संप्रदाय एज्योर स्काई महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय है? ये शियाओ ने एक बार फिर तीर चलाया जो सीधे ग्रैंड एल्डर मायाफेई के दिल में जा लगा। बड़े बुजुर्ग क्रोधित होकर अपनी सीट से उठ खड़े हुए और ये शियाओ को कोसने ही वाले थे कि जोहू यान ने उन्हें रोक लिया। गुरुजी, पहले हम बोली लगा लेते हैं। नीलामी घर से बाहर आने के बाद हम उसे देखेंगे। जोहू यान ने अपने गुरु से कहा। हम्फ। ग्रैंड एल्डर ने नाक सिकुड़ी और अपनी सीट पर लौट गए। जोहू यान ने अपना प्रयास जारी रखा। 2100 सोने के सिक्के। 2200 सोने के सिक्के। ये शियाओ उसके पीछे पीछे चल रही थी। आप। अच्छे से। 2500 सोने के सिक्के। इस बार ये शियाओ ने बोली लगाना जारी नहीं रखा। यह देखकर कि बाकी लोग भी बोली नहीं लगा रहे हैं, झांग किंग ने कहा, अगर आगे कोई बोली नहीं लगाएगा तो पहले बैच के 10 स्पिरिट स्टोन सिल्वर मून सेक्ट के ग्रैंड एल्डर को मिलेंगे। इन आध्यात्मिक पत्थरों को प्राप्त करने के लिए ग्रैंड एल्डर मायाफेई को बधाई। चलिए,
हम स्पिरिट स्टोन के अपने दूसरे बैच के साथ आगे बढ़ते हैं। झांग किंग ने ये कहा। यहाँ उपस्थित लोग बोली लगाते रहे। स्पिरिट स्टोन का दूसरा बैच लिन स्टार सिटी की शक्ति द्वारा 2700 सोने के सिक्कों में खरीदा गया था। तीसरी खेप को भी सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मायाफेई ने 2900 सोने के सिक्कों में खरीदा था। चौथी खेप एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 3000 सोने के सिक्कों में खरीदी। वह किसी भी शक्ति से संबंधित नहीं था, वह एक बागी साधक था। पांचवीं और छठी खेप 3200 सोने के सिक्कों में बेची गई। स्पिरिट स्टोन के 7वें, 8वें और 9वें बैच को क्रमशः 3500 सोने के सिक्कों, 3700 सोने के सिक्कों और 3800 सोने के सिक्कों में बेचा गया। और अंत में स्पिरिट स्टोन का 10वां बैच एक बार फिर सिल्वर मून सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मायाफेई द्वारा 4000 सोने के सिक्कों में खरीदा गया। स्पिरिट स्टोन के अंतिम 9 बैच सभी एक एक करके पिछले बैच से अधिक सोने के सिक्कों में बिके। इनमें से स्पिरिट स्टोन के 3 बैच सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने ले लिए और बाकी अन्य शक्तिशाली लोगों को बेच दिए गए। कुल मिलाकर ये शियाओ ने 32,500 सोने के सिक्के कमाए। अचानक मिली इस दौलत से वह इतना उत्साहित हो गया कि अपने कमरे में हंसने लगा। सभी निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन के बैच बिक जाने के बाद नीलामी समाप्त हो गई। नीलामी के बाद ये शियाओ उसी रास्ते पर चलते हुए एक काउंटर पर पहुंचा। फिर उसने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपना टोकन दिया जो वॉर्ड फायर फ्रूट खरीदने का सबूत था। जैसे ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसे 0 अग्निफल देने ही वाला था, तभी प्रबंधक झांगलैन आ गया। प्रबंधक झांगलैन को आते देख उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया। हमारे मेहमान को उनकी खरीदी हुई चीज़ दे दीजिए। मैनेजर झांगलैन ने सिर हिलाते हुए बिचौलिए से कहा। जी हाँ मैनेजर, ये रहा वॉर्ड फायर फ्रूट, इसकी कुल कीमत 3000 सोने के सिक्के है। मैं यहीं से देख लूंगी, आप जाए मैनेजर, झांगलैन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा और ये शियाओ की ओर मुड़कर देखा। हे अतिथि, ये कुल 26,250 सोने के सिक्के हैं। नीलामी में लगने वाले 10% ब्याज और वॉइड फायर फ्रूट खरीदने में लगे 3000 सोने के सिक्कों को काटने के बाद झांगलैन ने ये शियाओ को सोने के सिक्कों से भरा थैला देते हुए कहा। ये शियाओ ने बैग उठाया और उसे गिनने के बाद 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर रख दिया। स्थानिक वलय, झांगलैन की आंखें चमक उठीं। उसे किस तरह के संयोग से इतनी सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। झांगलैन ने सोचा, क्या मैं अतिथि का नाम जान सकती हूँ? झांगलैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये जियो। ये शियाओ झांगलैन की आंखों में छिपी लालच को समझ चुका था। वह अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह मुड़ा और बड़े बड़े कदमों से नीलामी घर से बाहर निकल गया। यहाँ आते समय मुझे अपनी पहचान और शक्ल सूरत छुपानी पड़ी। ये कहावत बिल्कुल सच है कि धन अपने साथ विपत्ति लाता है। भविष्य में जब भी मैं कुछ करने जाऊं, मुझे और अधिक सावधान रहना होगा। ये शियाओ नीलामी घर से बाहर निकला और जैसे ही वह अपने सराय की ओर जाने वाला था, अचानक उसकी नज़र अपने पूर्व संप्रदाय के सदस्यों पर पड़ी। एक थे जोऊ यान और दूसरे थे जोऊ यान के गुरु, सिल्वर मून संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर मायाफेई। दुश्मन सचमुच बार बार आमने सामने आ जाते हैं। अगर मायाफेई यहाँ मौजूद न होती तो मैं इस जोऊ यान को यहीं मार डालता। ची संघनन क्षेत्र का पहला चरण। ग्रैंड एल्डर ने जोऊ यान का वाकई बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये शियाओ ने जोऊ यान को ध्यान से देखा और पाया कि उसने वास्तव में ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। ये शियाओ ये देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे। उसे अचानक वह पल याद आ गया जब वह गुरु शिष्य की इस जोड़ी का मजाक उड़ा रहा था। ये सोचकर उसके मन में एक अनसुलझा डर सा पैदा हो गया। मुझे जल्दी से अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। ये शियाओ ने दूसरा रास्ता चुना और सराय की ओर वापस चल दिया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और ध्यान में जुट गया। कुछ समय बाद जब उसकी हालत स्थिर हो गई तो उसने वॉर्ड फायर फ्रूट निकाला और उसे निगल लिया। मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। ऐसा होने पर मैं अपनी सुरक्षा को और भी अधिक सुनिश्चित कर सकूंगा और साथ ही सिल्वर मून संप्रदाय से बदला लेने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकूंगा। और मुझे 5 महान संप्रदायों की प्रतियोगिता में पंजीकरण कराने के लिए शाही शहर भी जाना है। पंजीकरण की अंतिम तिथि में केवल 20 दिन शेष हैं। जैसे ही वॉर्ड फायर फ्रूट उसके पेट में प्रवेश करता है, अचानक उसमें से ऊर्जा का एक प्रवाह निकलता है और उसके शरीर के हर रोम रोम में प्रवेश कर जाता है। जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी नसों में प्रवेश करती है तो वे फैलने लगती हैं। उसका शरीर मजबूत होने लगता है। उसके शरीर से एक काला बदबूदार तरल पदार्थ निकलने लगा। उसके शरीर की अशुद्धियां उसके शरीर के हर रोमच्छिद्र से बाहर निकल रही थीं। वह वॉर्ड फायर फ्रूट की स्पिरिट ऊर्जा के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है और उसे टकराकर अपना स्तर बढ़ाता है। धमाका! उसके शरीर के भीतर से एक तेज आवाज आती है, लेकिन वह अगले चरण में प्रवेश करने में असफल रहा। मुझे एक बार फिर कोशिश करनी होगी। अभी भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बाकी है।
येशियाओ ने एक बार फिर वॉर्ड फायर फ्रूट से बची हुई बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे अपने रास्ते में बाधा बन रही अदृश्य बाधा से टकरा दिया, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो गया। धमाका, दरार, येशियाओ के शरीर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई और उसके आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उनकी सभी नसें और हड्डियां स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से निरंतर पोषित हो रही थीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह उत्साह में पागलों की तरह कुछ देर तक जोर जोर से हंसता रहा। ची संघनन क्षेत्र का पहला चरण। मैंने अंततः ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और मैं उस स्थिति में वापस आ गया हूं जहां मैं अपंग होने से पहले था। ये कैसी बदबू है, बहुत बदबू आ रही है। जब येशियाओ ने खुद को देखा तो उसने पाया कि उसका शरीर काले तरल की एक मोटी परत से ढका हुआ था जो जमने ही वाली थी। इतनी गंदगी देखकर लगता है मुझे नहाना पड़ेगा। मेरा शरीर एक बार फिर से मजबूत हो गया है और अब मुझ में इतना आत्मविश्वास है कि मैं ची संघनन क्षेत्र के चौथे चरण के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकता हूं और उसे मार सकता हूं। स्नान करने और साफ कपड़े पहनने के बाद वह उस सराय से बाहर आया जिसमें वह ठहरा हुआ था। जब येशियाओ सराय से बाहर निकला तो एक और दिन बीत चुका था। येशियाओ को अचानक भूख लगने लगी। वह रेस्तरां की ओर चल पड़ा और उसमें प्रवेश कर गया। वेटर, मुझे अपने सबसे बेहतरीन व्यंजन और वाइन परोसो। जैसे ही वह रेस्तरां में दाखिल हुआ उसने एक वेटर को देखा और उसे अपने सबसे महंगे व्यंजन और वाइन परोसने का आदेश दिया। आखिरकार वह रातों रात अमीर हो जाएगा। उन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को बेचकर और वॉर्ड फायर फ्रूट खरीदने के बाद भी उसके पास लगभग 26,250 सोने के सिक्के बचे हैं। यदि इन्हें चांदी के सिक्कों में परिवर्तित किया जाए तो ये 2625,000 चांदी के सिक्के होंगे। ये किस तरह की अवधारणा थी? इतने पैसे होने के कारण वह निश्चित रूप से सबसे अच्छा खाना खाएगा और सबसे अच्छे कपड़े पहनेगा। जब वेटर ने देखा कि ग्राहक बड़ा आदमी है तो उसने जल्दी से येशियाओ का अभिवादन किया और उसे रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर ले जाकर खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा दिया। फिर वह येशियाओ के लिए व्यंजन और शराब लाने चला गया। येशियाओ के बैठते ही बगल की मेज पर बैठे कुछ लोगों की बातचीत ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। 4 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे, क्या तुमने सुना है 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार रिवरसाइड सिटी से इंपीरियल सिटी तक टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करने के लिए एक फॉर्मेशन मास्टर को आमंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है क्योंकि 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के कारण कई लोग वर्तमान में अपने गृहनगर से शाही शहर की यात्रा कर रहे हैं। ये टेलीपोर्टेशन संरचनाएं अमीर लोगों के यात्रा करने के लिए बनाई गई थीं। आखिरकार अगर आप टेलीपोर्टेशन संरचना के माध्यम से सीधे शाही शहर में टेलीपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने रिवरसाइड सिटी में टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्यों बनाया, हमारे लिन स्टार सिटी में क्यों नहीं? उनमें से एक ने दूसरे से यह सवाल पूछा। वाह, आपको क्या पता, रिवरसाइड सिटी इंपीरियल सिटी के बाद सबसे बड़ा शहर है, इसलिए जाहिर है कि वे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिवरसाइड सिटी में ही स्थापित करेंगे, न कि हमारे छोटे से लिन स्टार शहर में। और रिवरसाइड सिटी हमारे लिन स्टार सिटी से कुछ ही दूरी पर है, तो आपको इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन कहाँ स्थापित किया गया था? हाँ, और वह फॉर्मेशन मास्टर, मैंने सुना है कि वह जो ड्रैगन कंट्री के बाहर से आता है और वर्तमान में शाही परिवार का अतिथि है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन रिवरसाइड सिटी, एजियो ड्रैगन देश के बाहर से आया हुआ फॉर्मेशन मास्टर। जब येशियाओ ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में सुना तो वह तुरंत उत्तेजित हो गया। उसने सिल्वर मून संप्रदाय के कुछ वरिष्ठों से ही टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और अन्य फॉर्मेशन के बारे में सुना था, उसने उन्हें कभी देखा या इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब मौका मिला है तो वह 5 महान संप्रदायों की प्रतियोगिता के लिए शाही शहर जाने के लिए इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का अवश्य उपयोग करेगा। पेट भरकर खाना खाने के बाद येशियाओ उठा और अपना बिल चुकाकर वापस सराय में अपने कमरे में चला गया। मोमबत्तियों की रोशनी से विशाल और साफ कमरा जगमगा उठा। अकेले में ये कमरा मन को खालीपन और अकेलेपन का एहसास कराता है। येशियाओ पलंग पर बैठ गया और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक संचार तकनीक का जाप करने लगा। पलक झपकते ही आधी रात बीत गई। मेज पर रखा मोमबत्ती दान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आखिरी चिंगारी बुझ गई और हरे धुएं का एक हल्का सा गुबार निकला। येशियाओ की आंखें स्तब्ध रह गईं। इसी क्षण काले कपड़े पहने, चेहरे ढके हुए लोगों का एक समूह चुपचाप येशियाओ की दिशा में बढ़ रहा था। खतरा मंडरा रहा था। टकराना, दरवाजा लात मारकर खोला गया और कुछ लोग बिस्तर की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए और बिस्तर पर वार करने लगे। रुको, उनमें से एक आदमी को कुछ मिला। उसने कंबल उठाया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वह कहाँ है? उनमें से कुछ लोग स्तब्ध रह गए। हे, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उनके पीछे से हंसी की एक जोरदार आवाज आई। उनमें से कुछ चौंक गए और पीछे मुड़ गए। एक तेज रोशनी चमकी। फुफकार,
तुरंत ही एक सिर बाहर फेंक दिया गया। उसकी टूटी हुई गर्दन से फव्वारे की तरह गर्म खून बहने लगा। बिजली की एक तेज चमक ने ये शियाओ के दृढ़ चेहरे को रोशन कर दिया। जो भी उसकी जान लेने की कोशिश करे, उसके प्रति वह निश्चित रूप से नरमी नहीं बरतेगा। इसके तुरंत बाद सभी ने अपनी तलवारें उठाईं और ये शियाओ की ओर दौड़ पड़े। उसे मार डालो, हम्फ! ये शियाओ ने आंखें सिकुड़ीं और उसकी मुट्ठी पर लाल रोशनी का एक गोला केंद्रित हो गया। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी। रात का समय था और दूरी बहुत कम थी, इसलिए ये शियाओ के हमले से कोई बच नहीं पाया। मुक्का एक व्यक्ति की छाती पर पड़ा और उसके शरीर को भेद गया। पल भर में कमरा चीखों से भर गया। ये शियाओ ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही लोगों का वह समूह उसके कमरे में घुसा, उसने सीधे 2 लोगों को मार डाला। ये शियाओ धीरे धीरे उनके आगे चलने लगा। उसका हाथ खून से सना हुआ था और उसके सुंदर चेहरे पर निर्ममता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आप सभी को झांग परिवार ने भेजा है? ये शियाओ ने पूछा। अच्छा हुआ कि तुम्हें ये पता है। 30 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। उसकी आंखों में भयावहता थी और उसने ये शियाओ को घूर कर देखा। बदबूदार बदमाश, अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दे और मैं तुझे एक अक्षुण्ण शव के साथ छोड़ दूंगा। हे! ये शियाओ ने व्यंग्य किया। उसकी निगाहें आसपास के लोगों पर ठंडी सी घूम गईं और उसने अनुमान लगाया कि वे 8 लोग थे। उनमें से सबसे ताकतवर अधेड़ उम्र का आदमी था। वह ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण में था और अन्य लोग ची संघनन क्षेत्र के पहले चरण में थे। झांग परिवार ने मुझे मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा है। हाँ, वे मुझे बहुत बड़ा समझते हैं। झांग के परिवार को शायद लगा होगा कि वह अभी भी शरीर को मजबूत करने के 9वें चरण में है, इसलिए उन्होंने उसे मारने के लिए केवल ची संघनन स्तर के पहले और दूसरे चरण के मार्शल आर्टिस्टों को भेजा था। लेकिन अब वह ची संघनन स्तर के पहले चरण में पहुंच चुका था। बदबूदार बच्चे, खुद को इतना अहम मत समझो। अगर मुझे तुझे मारना हो तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। हे, तो फिर कोशिश करके देखो। ये शियाओ की आंखों में घातक इरादे की चमक थी। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार से तेज लाल रोशनी निकली। जैसे ही तलवार हवा में लहराई, अनगिनत तलवारों की परछाइयां आपस में टकराईं, जिससे सब लोग चकाचौंध हो गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा बदल गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। उसकी शक्ति शरीर को मजबूत करने के 9वें स्तर पर नहीं, बल्कि ऊर्जा के संघनन के पहले स्तर पर है। हमें दी गई जानकारी गलत थी। वहां यूं ही मत रुके रहो, तुम सब मिलकर हमला करो। हाँ, आसपास के लोगों के शरीरों से तीव्र ऊर्जा का प्रवाह फूट पड़ा। जैसे ही वे सब मिलकर ये शियाओ पर हमला करने वाले थे, तभी 2 और बिना शरीर वाले सिर हवा में उड़ गए। उसके कमरे में हर जगह खून बिखरा हुआ था। ये शियाओ को उन सभी से एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे मार्शल आर्ट सीखना होगा, अन्यथा मार्शल आर्ट के बिना, भले ही मुझ में ताकत हो, मैं दूसरों के हाथों मारा जाऊंगा। जब ये शियाओ सिल्वर मून संप्रदाय का शिष्य था, तब उसने केवल एक निम्न श्रेणी का पीले रंग का मार्शल कौशल, पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी, ही सीखा था। उसके बाद, हालांकि वह और भी मार्शल आर्ट कौशल सीखना चाहता था, लेकिन उसे कौशल मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए वह कोई और मार्शल आर्ट कौशल नहीं सीख सका। ये शियाओ ने उन लोगों के साथ बहुत ही जोरदार लड़ाई लड़ी। उसका एकमात्र लाभ यह था कि वह ची संघनन क्षेत्र के 4थे चरण के मार्शल आर्टिस्टों से लड़ने की ताकत रखता था, जबकि इस समूह में सबसे उच्च स्तर की साधना केवल ची संघनन चरण के दूसरे चरण की थी। आहा! एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ, ये शियाओ के हाथ में मौजूद तलवार से एक आदमी का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। ताज़ा खून और टूटे हुए अंग जमीन पर गिर पड़े। झांग परिवार द्वारा भेजे गए शेष सभी लोग भय से कांप रहे थे। उनमें से केवल 5 ही बचे थे। अधेड़ उम्र का आदमी चौंक गया। उसने तुरंत डांटते हुए कहा, तुम सब क्या कर रहे हो? हमला जारी रखो। इसके साथ ही अब उसकी हिम्मत नहीं रही कि वह वहां खड़ा होकर देखता रहे। ची संघनन क्षेत्र के द्वितीय चरण की आभा उसके शरीर के भीतर से बेरोक-टोक फूट पड़ी। बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जा। हे, आओ मुझसे मुकाबला करो। ये शियाओ ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति समेत बाकी बचे 5 लोगों ने मिलकर ये शियाओ पर हमला किया। तलवार, हर तरह के प्रेत ये शियाओ की ओर दौड़ रहे थे। इतने सारे हमलों के बीच शायद ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण का विशेषज्ञ भी इनका सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि ये शियाओ की युद्ध शक्ति उसके साधना स्तर से कहीं अधिक थी, फिर भी उसने इन सभी हमलों का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। ये शियाओ की आंखों में हत्या का इरादा भर गया। उसने तुरंत 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित किया और स्वर्ग भक्षण करने वाले दिव्य ड्रैगन के साथ संवाद स्थापित किया। निगल जाओ! गर्जन! अचानक कहीं से एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। ये शियाओ के पीछे एक अजगर के सिर की आकृति प्रकट हुई और उसने अपना मुंह खोला। ये शियाओ पर आने वाले सभी हमले पल भर में गायब हो गए और उसके साथ ही वह अजगर का सिर भी गायब हो गया। वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ जो कुछ उन्होंने देखा उससे चकित रह गए।
उनके हमले समुद्र में कीचड़ के प्रवेश करने के समान थे, वे पूरी तरह से उसमें समा गए। क्या हो रहा है? उन्हें जरा भी समय दिए बिना ये शियाओ उनकी ओर दौड़ा और कमरे में पल भर में कई तलवारों की रोशनी प्रकट हो गई। उन सभी को भीषण आघात लगा था, क्योंकि उन्होंने मुंह से खून थूका और पीछे की ओर गिर पड़े। उनमें से 3 की तो मौके पर ही मौत हो गई। ये शियाओ को 8 से अधिक लोगों को इतनी आसानी से हराते देख जीवित बचे अधेड़ व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति बुरी तरह भयभीत हो गए। उनका पहले वाला आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी जगह एक गहरा भय छा गया था। हाँ, ये डर था, मौत का डर। स्विश! वे अभी भी अचंभित ही थे कि तलवार का एक वार हुआ। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तलवार की ओर देखा तो उसने पाया कि तलवार पहले ही दूसरे व्यक्ति के दिल में घुस चुकी थी। ये देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात रह गई थी, भाग जाना। वह अब भागना चाहता था। ये बहुत ही भयानक था। क्या ये शक्ति किसी चिशोधन स्तर के प्रथम चरण के व्यक्ति की भी हो सकती है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर कांप उठा। वह तुरंत मुड़ा और भागने लगा। भाग जाना चाहता है, सपने देखता रहे। उसके पीछे ये शियाओ की ठंडी हंसी सुनाई दी और उसके बाद ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव आया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति को अचानक ऐसा लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। अचानक उसने एक परिचित बिना सिर वाला शरीर दरवाजे की ओर दौड़ते हुए देखा और दरवाजा पार करने से पहले ही वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तमाशा चल रहा है? इसी समय उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर भी हवा से नीचे गिर गया। ये शियाओ को मारने आए झांग परिवार के सभी लोग इसी तरह मारे गए। ये शियाओ खून से लथपथ जमीन पर बैठ गया। वह बहुत थक गया था। उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सूख चुकी थी। इस समय 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन टेक्निक की पहली परत अपने आप घूमने लगती है। सभी मृत शरीरों में से ऊर्जा का एक नीला गोला निकला और ये शियाओ के शरीर में प्रवेश कर उसे भर दिया। ये शियाओ को अचानक महसूस हुआ कि उसकी साधना अविश्वसनीय गति से बढ़ रही है। प्रथम चरण का मध्य चरण, प्रथम चरण का अंतिम चरण, प्रथम चरण का शिखर, धमाका, चिसंघनन क्षेत्र का दूसरा चरण। मैंने बस यूं ही सफलता हासिल कर ली। ये शियाओ हक्का बक्का रह गया। उसने कभी किसी को इस तरह की सफलता हासिल करते हुए न सुना था और न ही देखा था। स्वर्ग को भस्म करने वाले दिव्य ड्रैगन की यह भस्म करने की क्षमता वास्तव में अद्भुत है। बस एक दिन पहले ही मैंने चिसंघनन क्षेत्र के प्रथम चरण में प्रवेश किया था और अब कुछ समय बाद ही मैंने एक बार फिर से छलांग लगाई है। चिसंघनन क्षेत्र के द्वितीय चरण में पहुंच गया हूं। लगता है मुझे भविष्य में मारने के लिए कुछ और दुष्ट लोगों की तलाश करनी पड़ेगी। साधना का स्तर बढ़ाने का यही सबसे आसान तरीका है। झांग परिवार, मुझे लगता है कि मुझे इतने शानदार उपहार भेजने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए भविष्य में मेरे बदले के लिए तैयार रहें। चूंकि मैं आज नहीं मरा, इसलिए भविष्य में जब मुझ में पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं तुम सबको अवश्य मार डालूंगा। एक दिन मैं तुमसे और सिल्वर मून संप्रदाय से बदला लेने अवश्य लौटूंगा। अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप खुद भी मारे जाने के लिए तैयार रहें। अपनी सफलता को पुष्ट करते हुए ये शियाओ उठा और स्नान किया, कपड़े बदले और सराय से निकल गया। वह अब रिवरसाइड सिटी की ओर चल रहा था। अगले दिन शाम को ही वह रिवरसाइड सिटी पहुंचा। जैसे ही वह रिवरसाइड सिटी के गेट से गुजरने और अंदर प्रवेश करने वाला था, कवच पहने 2 गार्डों ने उसे रोक दिया। अगर आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले 1000 चांदी के सिक्के देने होंगे। एक गार्ड ने ये शियाओ से कहा। शहर में प्रवेश करने के लिए ही मुझे 1000 चांदी के सिक्के देने पड़ते हैं। क्या ये दिनदहाड़े लूट नहीं है? ये शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये नियम हमारे रिवरसाइड शहर के नगर प्रमुख ने बनाया है। अगर अंदर आना है तो पैसे दो, वरना दफा हो जाओ। दूसरे गार्ड ने चिढ़कर कहा। ये शियाओ ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने गार्ड को 1000 चांदी के सिक्के दिए और शहर में प्रवेश कर गया। रिवरसाइड सिटी में बहुत सारे लोग मौजूद थे। हर गली और सड़क लोगों से भरी हुई थी। कुछ देर चलने के बाद उसे पता चला कि ये लोग भी टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करके इंपीरियल सिटी में टेलीपोर्ट होने के लिए यहाँ आए थे। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को संचालित करने के लिए शक्ति स्रोत के रूप में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी। ये स्पिरिट स्टोन शाही परिवार और 5 महान संप्रदायों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए थे। यही कारण है कि लोगों को इस टेलीपोर्टेशन सर्कल का उपयोग करने के लिए उन्हें 1000 सोने के सिक्के देने पड़ते थे। ये टेलीपोर्टेशन सर्कल एक साथ 10 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि एक दिन में केवल 100 लोगों ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करके सीधे शाही शहर में टेलीपोर्ट किया। फिर उन्हें पहले प्रत्येक को 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। इस सेवा का उपयोग 100 लोग कर रहे थे, इसलिए उन्हें कुल 100,000 सोने के सिक्के चुकाने पड़े। यदि इन्हें स्पिरिट स्टोन में परिवर्तित किया जाए तो ये 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे। ये काफ़ी अच्छा कारोबार था। 5 प्रमुख संप्रदाय और शाही परिवार प्रतिदिन खूब पैसा कमाते हैं। ये शियाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर एक सराय में चला गया।
क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कमरा बुक करना चाहते हैं या खाना खाना चाहते हैं? ये शियाओ को सराय में प्रवेश करते देख एक परिचारक ने उसका अभिवादन किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, मुझे 2 दिन के लिए एक कमरा चाहिए। ये शियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, 2 दिनों के लिए 20 चांदी के सिक्के लगेंगे। सेवक ने ये शियाओ से कहा। ये शियाओ ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके हाथ में 20 चांदी के सिक्के प्रकट हो गए। उसने उन्हें सेवक को दे दिया। पैसे मिलने के बाद सेवक आगे आगे चलने लगा और उसे एक कमरे में ले गया। ये कमरा साफ सुथरा था। इसमें एक बड़ा पलंग, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। ये शियाओ अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरा देखकर ये शियाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। जी महोदय, सेवक ने कहा और उन्हें प्रणाम करके चला गया। पूरे दिन और रात कुछ न खाने के कारण उसे इस समय बहुत भूख लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये शियाओ उठा और दरवाजा खोला तो देखा कि नौकर उसके कमरे में खाना लेकर आया है। धन्यवाद, ये आपके लिए है। ये शियाओ ने उसे कुछ चांदी के सिक्के दिए और खाना शुरू कर दिया। चांदी के सिक्के टिप के रूप में पाकर वह सेवक बहुत खुश हुआ। क्या हाल ही में रिवरसाइड सिटी में कुछ नया हुआ है? नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन मैंने सुना है कि एजियो ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन विद्वान का खंडहर है। कल हमारे नगर स्वामी के पुत्र लियू फैंग के नेतृत्व में लोग एक समूह में वहां जाएंगे। उस सेवक ने कहा, ओह ठीक है, आप जा सकते हैं। ये शियाओ के ऐसा कहने के बाद वह सेवक खुशी खुशी चला गया। किसी प्राचीन विशेषज्ञ का खंडहर, वाह! ये शियाओ मुस्कुराया। लगता है मैं इस नदी किनारे वाले शहर में सही समय पर आया हूँ। लेकिन मैं लियू फैंग के नेतृत्व वाले उस समूह के साथ वहां नहीं जाना चाहता। मैं वहां अकेला जाऊंगा। उस समय वहां बहुत से लोग होंगे जो अकेले ही खंडहरों में खजाने की खोज करने जाना चाहते होंगे। उस समय नगर स्वामी का पुत्र उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ये शियाओ ने धीमी आवाज में खुद से कहा। पेट भरकर खाने के बाद वह बिस्तर पर गया और आराम करने लगा। अगले दिन ये शियाओ सुबह उठा। नहाने के बाद जैसे ही वह बाहर जाने वाला था, उसे अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। एक विचार के साथ ये शियाओ ने स्वर्गीय मोती के भीतर की दुनिया में प्रवेश किया। परिचित जेड पथ पर चलते हुए वह 9 मंजिला पैगोडा पहुंचा और उसमें प्रवेश किया। पलक झपकते ही ये शियाओ 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर प्रकट हो गया। यहां पहुंचते ही वह जल्दी से ड्रैगन कड़ाही के पास गया और उसका ढक्कन खोल दिया। ड्रैगन कड़ाही के भीतर 3 चमकदार प्रकाश के गोले थे जो अपनी अपनी बाधाओं से ढके हुए थे। जी हाँ, वह इस बार प्राचीन औषधि देवता की स्मृतियों में विलीन होने के लिए यहाँ आया है। जब ये शियाओ ने पहली बार 9 मंजिला पैगोडा में प्रवेश किया तो उसे पता चला कि अगर वह 3 प्राचीन देवताओं की यादों में विलीन होना चाहता है तो उसे एक निश्चित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होगी। प्राचीन पिल गॉड की स्मृतियों के लिए यदि वह इसकी बाधा को तोड़ना चाहता था तो उसे क्यूई संघनन क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकता थी। और अन्य 2 प्राचीन देवताओं की स्मृतियों के लिए उसे क्रमशः ओरिजिन कोर दायरे और मार्शल किंग दायरे की शक्ति की आवश्यकता थी। अब उसके पास ची संघनन क्षेत्र के द्वितीय चरण की शक्ति है। यह उसके लिए प्राचीन गोली देवता की स्मृति की बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। पीछे से ही उसके सामने तेज रोशनी के 3 गोले प्रकट हुए। ये शियाओ ने सावधानीपूर्वक सुरक्षात्मक अवरोध की एक परत से ढके हुए लाल रंग के तेज रोशनी के गोले को बाहर निकाला। ये प्राचीन गोली देवता की स्मृति थी। प्राचीन देवताओं की अन्य यादें भी एक अलग ही रंग की थीं। प्राचीन निर्माण देवता की स्मृतियां नीले रंग की थीं और शस्त्र शोधन के प्राचीन देवता की स्मृतियां बैंगनी रंग की थीं। जब ये शियाओ ने प्राचीन औषधि देवता की स्मृतियों को बाहर निकाला तो उसने सबसे पहले कड़ाही का ढक्कन बंद कर दिया और फिर उसने एक शक्तिशाली मुक्केबाजी कला से प्राचीन औषधि देवता की स्मृतियों की बाधा पर हमला किया। पहाड़ ढहने वाली मुट्ठी, दरार, चटक चटक, बैरियर से कुछ टूटने की आवाज आई और वहां एक दरार पड़ गई। फिर दूसरी दरार, फिर तीसरी। बैरियर की सतह पर एक के बाद एक दरारें पड़ती रहीं और फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई। धमाका। प्राचीन पिल गॉड की यादों की रक्षा करने वाला अवरोध टूट गया और उसके भीतर से तेज रोशनी का एक लाल गोला बाहर निकल आया। ये शियाओ उस चमकदार लाल गेंद को पकड़ने ही वाला था कि अचानक वह चमकदार लाल गेंद अपने आप ये शियाओ की भौहों के बीचों बीच आ गई। आहा! 9 मंजिला पैगोडा की पहली मंजिल पर दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। आह! कितना दर्द हो रहा है। ये शियाओ ने अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ रखा था और दर्द से कराह रहा था। एक के बाद एक नया ज्ञान और जानकारी जबरदस्ती उसके दिमाग में अंकित की जाती रही। वह दर्द से कराह रहा था। अंत में दर्द असहनीय हो गया और वह बेहोश हो गया। न जाने कितने समय बाद जब ये शियाओ को होश आया तो उसे अचानक फिर से सिर में दर्द महसूस हुआ। लेकिन इस बार दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ समय बाद जब उसके सिर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार दर्द खत्म हो गया। लगता है मुझे इस तरह का दर्द 2 बार और सहने के लिए तैयार रहना होगा।
ये शियाओ अपने द्वारा झेले गए दर्द के बारे में सोचकर ही डर से कांप रहा था। अपनी इच्छा शक्ति के बावजूद प्राचीन औषधि देवता की यादों में विलीन होने की प्रक्रिया में होने वाले दर्द के कारण वह बेहोश हो गया था। कुछ समय बाद वह खुद को व्यवस्थित करता है और उन यादों को याद करने लगता है जो उसने अभी अभी प्राप्त की थीं। इतना ज्ञान! ये शियाओ अपने मन में इन यादों को याद करते हुए आश्चर्यचकित रह गया। इसमें न केवल गोलियां बनाने की विधि की जानकारी थी, बल्कि सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों, फलों और फूलों का ज्ञान भी था। अगर यही अंत था तो भी ठीक था, लेकिन प्राचीन गोली देवता के सभी अनुभव भी तो बाकी थे। वह प्राचीन औषधि देवता अतीत में वाकई एक महान हस्ती रहे होंगे। उन स्मृतियों में औषधि देवता का अपार ज्ञान, अनुभव और जानकारी समाहित थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्हें प्राप्त ज्ञान और जानकारी उन स्मृतियों का केवल 1/3 हिस्सा ही थी। शेष 2/3 स्मृतियां अभी भी उनके मन में बंद थीं। उसने अपने दिमाग में बंद उन यादों को समझने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसे केवल दर्द ही महसूस हुआ। कुछ समय कोशिश करने के बाद उसे समझ आया कि अगर वह अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो वह फिलहाल उन यादों में विलीन होने के योग्य नहीं है। अगर वह उन यादों में विलीन होना चाहता है तो उसे एक निश्चित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन किस तरह की ताकत की जरूरत थी, ये बात तो उन्हें भी नहीं पता। जिन यादों के माध्यम से वह देख सका, उनमें उसे मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर के साधना स्तरों के बारे में भी पता चलता है। अतीत में वह केवल इतना ही जानता था कि एजियो ड्रैगन देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन अब उसे पता चला है कि मार्शल सम्राट क्षेत्र से भी ऊपर मार्शल पूर्वज क्षेत्र और मार्शल संत क्षेत्र होते हैं। उन्होंने प्राचीन औषधि देवता के ज्ञान, सूचनाओं और अनुभवों को प्राप्त कर एक ऐसी औषधि तैयार की जिसे मार्शल सेंट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन यह उन स्मृतियों और ज्ञान का केवल 1/3 हिस्सा था। तो फिर मार्शल सेंट दायरे से भी ऊपर किस प्रकार के विशेषज्ञ थे? उनके पास किस प्रकार की शक्ति है? ये शियाओ ने अपनी कल्पना यहीं रोक दी। वह अब इस बारे में और सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उन यादों से वह एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि वह अभी भी कुएं की तलहटी से आकाश को देखने वाला एक मेढक ही था। वह इस विशाल संसार में अब भी एक चींटी मात्र था। प्राचीन औषधि देवता की यादों से प्राप्त जानकारी से ये शियाओ अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। अब एक चीज़ थी जो वह सबसे पहले करना चाहता था, और वह थी आग की लौ की तलाश करना। आग की लपटें एक बहुत महत्वपूर्ण कारक थीं और गोलियों को परिष्कृत करने में सहायक हो सकती थीं। आग की लपटें जितनी बेहतर होंगी, गोलियों की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। इस दुनिया में कई प्रकार की ज्वालाएं हैं। कुछ जन्मजात ज्वालाएं हैं, कुछ विशिष्ट मार्शल कौशल द्वारा विकसित ज्वालाएं हैं, कुछ पशु ज्वालाएं हैं जो पशुओं से प्राप्त की जाती हैं, और कुछ प्राकृतिक ज्वालाएं हैं। जन्मजात ज्वालाएं वे ज्वालाएं हैं जो साधक के भीतर जन्म से ही मौजूद होती हैं। इस संसार में अनेक तत्व हैं और 5 सामान्य तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और धातु हैं। कई मार्शल आर्टिस्ट इन तत्वों के साथ ही पैदा होते हैं और विभिन्न संप्रदायों और शक्तियों द्वारा इन्हें बड़े प्रयासों से विकसित किया जाता है। जिन साधकों का जन्म इनमें से किसी भी तत्व के साथ हुआ होता है, वे सामान्य साधकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं और वे अपनी इच्छानुसार उन तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई साधक अग्नि तत्व के साथ पैदा हुआ है, तो वह बिना किसी युद्ध कौशल के भी आग को नियंत्रित कर सकता है। और यदि वे अग्नि तत्व से संबंधित किसी मार्शल कौशल का अभ्यास करते हैं, तो वे उस तकनीक की क्षमता की सीमा तक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस संसार में एक विशेष प्रकार की ज्वाला पाई जाती है जिसे सबसे शक्तिशाली ज्वाला माना जा सकता है। इन ज्वालाओं को प्राकृतिक ज्वाला कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक ज्वालाएं एक विशेष प्रकार की ज्वाला होती हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। इन ज्वालाओं को अग्नि आत्मा भी कहा जाता है। अग्नि आत्मा की अपनी चेतना होती है। शक्तिशाली अग्नि आत्मा की चेतना उतनी ही प्रबल होती है और दुर्बल अग्नि आत्मा की चेतना दुर्बल होती है। ये अग्नि आत्माएं ऐसी ज्वालाएं हैं जिनसे अग्नि तत्व के साथ जन्म लेने वाले भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी अग्नि को मजबूत कर सकती है और साथ ही किसी भी प्रकार के अग्नि आक्रमण या अग्नि से संबंधित मार्शल आर्ट में सहायता कर सकती है। अग्नि आत्माओं में चेतना होती है और इसीलिए वे अपनी इच्छा अनुसार किसी के साथ भी विलीन हो सकती हैं। अग्नि आत्माओं के साथ एक होना अत्यंत पीड़ादायक होता है, लेकिन एक बार विलीन होने के बाद शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अग्नि आत्माओं को भी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीली श्रेणी की अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग लाल होता है। उच्च श्रेणी की अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग नीला होता है। पृथ्वी अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग बैंगनी होता है। आकाश अग्नि आत्मा, इस प्रकार की अग्नि आत्मा का रंग सुनहरा होता है। ये अग्नि आत्माएं बहुत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि पीली श्रेणी की अग्नि आत्मा भी बहुत दुर्लभ है। अन्य प्रकार की अग्नि आत्माओं की तो बात ही अलग है। कई रसायन शास्त्री सिर्फ अग्नि आत्मा को प्राप्त करने के लिए पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं, भले ही वह लाल अग्नि आत्मा ही क्यों न हो। अगर बेचा जाए तो सबसे कम मूल्य की लाल अग्नि आत्मा भी 10 मिलियन सोने के सिक्कों से अधिक में बिक सकती है।
जादुई जानवरों से निकलने वाली ज्वालाएं भी बहुत मूल्यवान होती हैं, अग्नि आत्मा की तो बात ही अलग है। फायर सोल्स बहुत दुर्लभ और मूल्यवान होते हैं। ये शियाओ इस प्रकार की अग्नि आत्मा को खोजकर उसमें विलीन होना चाहता था। अग्नि आत्माएं उसे औषधियां बनाने में सहायता कर सकती हैं, यहाँ तक कि बिना किसी अग्नि कला के भी। यदि उसे अग्नि आत्मा की सहायता प्राप्त हो तो वह कहीं अधिक शुद्धता वाली औषधियां बना सकता है। मुझे किसी भी कीमत पर अग्नि आत्मा प्राप्त करनी है, चाहे वह लाल अग्नि आत्मा ही क्यों न हो। खैर, पशु ज्वालाएं भी ठीक हैं। वैसे भी मुझे या तो पशु ज्वाला या प्राकृतिक ज्वाला प्राप्त करनी ही होगी। ये शियाओ ने एक प्रकार की ज्वाला प्राप्त करने का निर्णय लिया। जब सब कुछ हो गया तो ये शियाओ 9 मंजिला पैगोडा से बाहर आया और फिर एक पल में वह फिर से अपने कमरे में अपने बिस्तर पर स्वर्गीय मोती की दुनिया से बाहर प्रकट हुआ। उसके बाद वह अपने कमरे से बाहर आता है और खाने के लिए एक रेस्तरां ढूंढता है। वह बैठ गया और उसने अपना ऑर्डर किया हुआ खाना खाना शुरू कर दिया। वह भी खाना ही खा रहा था कि तभी एक युवक और एक युवती इस रेस्तरां में दाखिल हुए। उन्हें देखकर रेस्तरां में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और उनका अभिवादन किया। युवा शहर स्वामी, वह रिवरसाइड सिटी के नगर प्रमुख लियू फैंग का पुत्र था। जब उसने इन लोगों को अभिवादन करते देखा तो उसने सिर हिलाकर अभिवादन किया और एक वेटर को बुलाया। वेटर, जल्दी करो और हमें खिड़की के पास एक साफ सुथरी मेज पर ले चलो। मेरे यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान हैं। अपने सबसे अच्छे व्यंजन परोसो। जी हाँ, युवा शहर के मालिक। लेकिन वेटर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन क्या? लियू फैंग ने जोर से पूछा। वेटर ने कहा, खिड़की के पास वाली जो मेज आप चाहते हैं वह पहले से ही आरक्षित है और इस समय वहाँ एक ग्राहक भोजन कर रहा है। कौन है? उससे कहो कि मेज खाली करे, उसने वेटर से कहा। वेटर दौड़कर उस आदमी के पास गया जो उस समय अपना खाना खा रहा था और बोला, ग्राहक जी, क्या आप अपनी सीट बदल सकते हैं? शहर का एक युवा रईस यहाँ है और इस मेज पर बैठना चाहता है। वेटर ने विनम्रता से कहा। ऐसा नहीं होगा। उस आदमी ने अपना सिर उठाया, वेटर की तरफ देखा और फिर से खाना शुरू कर दिया। वेटर असहाय होकर लियू फैंग और उसके बगल में खड़ी लड़की को देखता रहा। लियू फैंग ने भौहें चढ़ाईं और ये शियाओ की ओर चल पड़ा। बेकार, तुम उससे मेज भी खाली नहीं करवा पाए, लियू फैंग ने वेटर से कहा। फिर ये शियाओ की ओर मुड़ा। तुम ये पैसे लो और दफा हो जाओ, लियू फैंग ने सिक्कों से भरा थैला फेंकते हुए ये शियाओ से कहा। ये शियाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और खाना जारी रखा। ये देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित प्रतीत होती है। वह 2 सप्ताह पहले फॉर्मेशन मास्टर के साथ इस शहर में आई थी ताकि यहाँ से इंपीरियल सिटी तक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का निर्माण कर सके। वह सिटी लॉर्ड मैंशन में रुकी थी। जिस क्षण से वह लियू फैंग से मिली, वह हर जगह उसका पीछा करने लगा और जो भी उससे मिलता सब उसे प्रणाम करते और अभिवादन करते। कुछ भयवश, कुछ चापलूसी करते और कुछ आदरपूर्वक। लेकिन एक बात सर्वमान्य थी कि सब उसे सम्मान देते थे, परंतु उसके सामने खड़ा ये युवक इस युवा नगर स्वामी लियू फैंग को सीधे सीधे अनदेखा कर देता था।